एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज हम करने वाले हैं PYQ ऑफ मार्च 2023। बिफोर दैट मेक श्योर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर क्लास PDF एंड टेस्ट सीरीज। So let us begin. Our first question is dash is not a megalithic type. इसमें से कौन सा एक मेगालिथिक टाइप नहीं है? ओके, सो आई गेस यू ऑल आर अवेयर दैट व्हाट आर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स आपके साउथ इंडिया में पाए जाते हैं मोस्टली। ओके, मेगा मीन्स बिग एंड लिथिक मीन्स स्टोन्स। सो बड़े बड़े पत्थरों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम मेगालिथिक बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ओके, so your correct answer here will be option number C, that is टोपी कुंड। ओके, टोपी कुंड नाम का कोई मेगालिथिक टाइप या मेगालिथिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। बाकी सारे आपके ऑप्शंस सही है। मेनहिर, डोलमेन और कान सर्कल्स आपके मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो लेट अस सी लुक दैट कौन से टाइप के आपके मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला है आपका डोलमेन। ओके, ये आपका सिंगल चेम्बर मेगालिथिक टूम होता है मेड ऑफ large upright stones supporting a flat horizontal stone on the top. ओके, इसकी लोकेशंस आपको कर्नाटका, केरला में देखने के लिए मिल जाएंगे। मेनहिर्स आपके टॉल अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स होते हैं। ओके, ऑफन प्लेस्ड साइनली और इन अ ग्रुप। ओके, ये भी आपको कर्नाटका, मेघालय एंड मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टोन सर्कल्स आपको सर्कल के अरेंजमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, समटाइम्स दिस इज एसोसिएटेड विद बरियल और रिचुअल्स। ओके, दिस यू कैन सी इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देन है आपके क्रोमलेक्स। ओके, ये आपके सर्कुलर और सेमी सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट्स होते हैं। ओके, दिस यू कैन फाइंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। देन कान सर्कल्स। ओके, फाइल्स ऑफ स्टोन्स मेकिंग बरियल साइट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें से बरियल साइट्स किस टाइप के स्टोन्स अगर आप देखोगे तो आपको बताएंगे, तो वो है कान सर्कल्स। ओके, sometimes covered by the earth. Okay, so this you can find in Karnataka and Tamil Nadu. Then passage graves. Okay, burial chambers होते हैं ये with a passage way covered by mounds and stones. Okay, this you can prominently आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। Okay, but केरला एंड कर्नाटका में कुछ आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। Chamber tombs. Okay, tombs consisting of one or more chambers made of large stones. Okay, ये आपको मोस्टली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएंगे। Then cist, small stone built coffin like boxes. Okay, often covered by molds. ये आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो आप अगर नोट करो तो मोस्टली आपके साउथ इंडिया के साइड से, कुछ नॉर्थ इंडिया के साइड्स भी है, एक्सेप्शंस में आते हैं। ओके, देन रॉक कट टूम्स। ओके, सो टूम्स कार्व्ड डायरेक्टली इनटू रॉक सर्फेसेस, सो महाराष्ट्र एंड बिहार। अलाइनमेंट स्टोन्स, मल्टीपल स्टैंडिंग स्टोन्स अरेंज्ड इन अ लीनियर पैटर्न। ओके, मेघालय एंड तमिलनाडु। देन हिंजेस। ओके, सो सर्कुलर अर्थवर्क विद स्टोन और टिम्बर स्ट्रक्चर्स। ओके, ये ज्यादातर आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज dash excavation method is essential to employ to understand cultural sequence of ancient sites। ठीक है, कि अगर आपको कोई जगह का अगर कल्चरल सीक्वेंस समझना है तो इसमें से कौन सा एक्सकवेशन मेथड आप यूज करोगे एज एन आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो यहाँ पे एज यू आर अवेयर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन मेथड्स होते हैं। ओके, उसी में से एक होता है वर्टिकल। ओके, वर्टिकल माने कि आप अर्थ के लेयर में डीप अंदर जाते हो। ओके, आप जब अर्थ के जो लेयर्स है, ओके, उसमें आप वर्टिकल एक्सकवेशन करते हो। ओके, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन जो आप ऐसे करते हो। ओके, टू सी और टू फाइंड आउट the things in one layer itself. Okay, but when you have to excavate multiple layer या आपको एक सीक्वेंस समझना होता है तब आप एक वर्टिकली जाते हो। ओके, सो दिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर वर्टिकल excavation या to understand the cultural sequence of an ancient site. So correct option is option number B. अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन मेथड्स हम देख लेते हैं एक बार। ओके, सर्वेइंग है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ लैंडस्केप यूजिंग विजुअल इंस्पेक्शंस एंड एरियल फोटोग्राफी सच एज लाइडर एंड एक्सेट्रा। ओके, सो ये आपको पोटेंशियल साइट्स ढूंढने में हेल्प करते हैं कि मे बी यहाँ पे कुछ हो सकता है। ओके, बिकॉज आप हर जगह तो जाके खड्डा नहीं खोद सकते, तो वो आपको सर्वेइंग से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। उसके बाद में टेस्ट पिट्स एंड ट्रायल ट्रेंचेस। ओके भाई, अभी चलो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ होने की चांसेस है, तो क्या आप पूरा एरिया खोद दोगे? नहीं, आप पहले एक छोटा सा एरिया पे टेस्ट करोगे, एक ट्रायल लोगे कि यहाँ पे शायद कुछ मिल सकता है। तो ये ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता है, स्मॉल स्केल एक्सकवेशन होता है, एक प्रिलिमिनरी जानकारी लेने के लिए कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। ओके, सो पोटेंशियल है या नहीं साइट में एक्सकवेट करने जैसा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा।
उसके बाद में वर्टिकल एक्सकवेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डिगिंग डाउनवर्ड्स, ओके, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दिखाने में आपको हेल्प करेगा। सो कल्चरल लेयर्स प्रोवाइडिंग डेटिंग एविडेंसेस एज वेल। देन हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन है आपका, ठीक है, जैसे कि ब्रॉड एंड शैलो डिगिंग टू अनकवर लार्ज एरियाज ऑफ अ साइट, कि आपको एक ही कल्चरल सीक्वेंस में लार्ज एरिया पे अगर आपको काम करना है, हॉरिजॉन्टल में काम करोगे, ओके। इट रिवील्स स्पाशियल लेआउट एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स। ग्रिड सिस्टम एक्सकवेशन, ओके, सो ये आपको ग्रिड, आपको पता ही होगा कि ग्रिड माने कि क्या, जब आप छोटे पूरे एरिया को आप छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में जब आप डिवाइड कर देते हो, इसको ग्रिड लेआउट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका एक प्लान्ड सिटी है जो ग्रिड लेआउट में बना हुआ है, ओके। सो इट डिवाइड्स साइट्स इनटू स्मॉल एंड लेबल्ड स्क्वायर्स फॉर सिस्टमैटिक डिगिंग। इट एंश्योर्स एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ आर्टिफैक्ट लोकेशन, ओके। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरा अ, उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रिड में, और हर ग्रिड को एक नाम दे देते हैं, जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को लोकेट करने के लिए इजी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे 4 नंबर पे ये आर्टिफैक्ट वहां पे रखा हुआ है, इस तरीके से। Next is stratigraphic excavation following natural और cultural layers during excavation. Okay, so ये ज्यादा कुछ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसे जैसे आपको अर्थ का स्ट्रेटिग्राफिक लेयर आपको अलाउ करता है, वैसे उसमें आप नेचुरल तरीके से आप उसको एक्सकवेट करते हो, क्रूशियल फॉर डेटिंग आर्टिफैक्ट्स। अंडर वाटर एक्सकवेशन, जो पानी के अंदर एक्सकवेशन होते हैं उसको आप अंडर वाटर एक्सकवेशन बोलते हो, जैसे कि द्वारका का आपका जो एक्सकवेशन है, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर एक्सकवेशन, ओके। सो टेक्निक्स लाइक dredging, diving and submersibles to explore submerged sites, okay, it can reveal a lot of things, जैसे कि आपको कोई बड़ी सी शिप का आपको कुछ टुकड़े मिल गए, तो शिपरेक्स मिल गए, एंशियंट पोर्ट्स मिल गए, कोस्टल सेटलमेंट्स हो सकते हैं, ओके। Then remote sensing, non-invasive methods like GPR, magnetometry, and electrical resistivity. Okay, so it locates buried structures without excavation. Okay, like अगर आपको ऐसा कुछ मैग्नेटिक चीजें मिल गई, तो इट कैन डिटेक्ट कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो आपको उसको खोदने की जरूरत भी नहीं है, और आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, ओके। देन आर्टिफैक्ट एनालिसिस, आपको कुछ मिल गया तो आप अभी उसका एनालिसिस करोगे, उसको पहले तो आपको कैटलॉग करना पड़ेगा, क्लीनिंग, एग्जामाइनिंग फाउंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि क्या है, कहाँ से है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ओके। सो इट प्रोवाइड्स कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल इंसाइट्स। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, सब कुछ हो गया, उसके बाद में आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है, ओके। कि डॉक्यूमेंट करोगे उसको, आप रिकॉर्ड रखोगे उसका कि क्या है, कहाँ से मिला है, कब मिला है, प्रॉपर फोटोग्राफी के साथ, ड्राइंग्स के साथ एंड जीआईएस मैपिंग के साथ, ओके। सो इट एंश्योर्स डेटा प्रिजर्वेशन एंड एड्स इंटरप्रिटेशन। सो आई होप आपको डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं वो आपको समझ में आ गए। Next, coming to which of the following Harappan sites has yielded the remains of unique water management system including reservoirs. Okay, so when it comes to Harappa, so Harappa का water management से आपको क्वेश्चंस काफी कॉमन है, बाद में आपको स्पेसिफिकली कहाँ पे क्या चीजें बनती थी उससे आपके क्वेश्चंस काफी कॉमन है, ओके। सो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हरप्पा। सो धोलावीरा विल बी योर राइट आंसर। आप यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज जितनी भी साइट्स है सारी ही हरप्पन साइट्स है, ओके। सो एलिमिनेशन नहीं, आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। सो इट विल बी योर धोलावीरा। देखते हैं कुछ चीजें धोलावीरा के बारे में। सो इसका लोकेशन आपका रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, ओके। इसका पीरियड मेच्योर हरप्पन फेज से बिलोंग करता है, दैट इज 3000 BCE to 1500 BCE, okay. It was discovered in 1967 and 68 by G.P. Joshi, who was a member of Archaeological Survey of India, okay. It is one of the 5 largest Harappan cities, okay, and most prominent archaeological site in India, which is associated with Indus Valley civilization. It is known for its sophisticated urban planning, water management system, and fortified city layout, okay. It is divided into 3 parts, that is Citadel, Middle Town, and Lower Town. ये इकलौती सिटी है आपके हड़प्पा की जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके, सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। वाटर रिजर्वायर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। स्टेप वेल्स है विच इंडिकेट्स रिमार्केबल इंजीनियरिंग स्किल्स उस टाइम फ्रेम पे, ओके। एविडेंस ऑफ लार्ज इंस्क्रिप्शन मेड ऑफ जिप्सम, साइन बोर्ड हमको एक यहाँ से मिला है, ओके। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ राइटिंग इन द आईवीएस, ठीक है, एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है हमको, उसके ऊपर इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, ओके, दैट इज बोस्टोफ्लोडियन स्क्रिप्ट, उसी के हिसाब से कुछ तो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन वो हमें वहां से मिला है, ओके। यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं दैट इंक्लूड्स पॉटरी, सील्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड एविडेंस ऑफ ट्रेड।
ओके, इसी के साथ बाकी की जो आपके 3 ऑप्शन थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। बनावली आपका हरियाणा में located है. This too belongs from mature Harappan phase. Okay, this was discovered by R.S. Bist. Okay, 1974 में. It is significant for its rectangular fortified town planning. Okay, two distinct molds, that is citadel and lower town. जैसे हमने बात की कि आपका हर मेजर सिटी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन, एक्सेप्ट धोलावीरा. धोलावीरा आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन. ओके, यहाँ पे आपका elaborate drainage system, evidence of agricultural activities, artifacts include pottery, seals, beads, terracotta figurine and copper implements. Okay, which is common, आपको ये सब जगह ही देखने के लिए मिल जाएंगे. सुरकुटड़ा अगेन गुजरात कच्छ में लोकेटेड है. ओके, मैच्योर हड़प्पन साइड से बिलोंग करता है. अगेन जेपी जोशी एएसआई के मेंबर 1964. कोई इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ स्मॉल फोर्टिफाइड सेटलमेंट. ओके, कंपैरेटिवली ये साइट छोटी है आपकी. ओके, हाउसेस यहाँ पे आपको मड ब्रिक्स के देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अर्लीस्ट हॉर्स बोन का एविडेंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह से आपको मिलता है फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, पॉसिबल यहाँ पे डोमेस्टिकेशन या ट्रेड, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करता है. कुंटासी अगेन गुजरात मोरबी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ओके, मैच्योर हड़प्पन साइट है. excavated by R.S. Bist, that is AS आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर है. 1986 टू 87 पोर्ट सेटलमेंट है ये, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्ट्रक्चर्स आपको स्टोन और ब्रिक दोनों मिल जाएंगे. ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज का यहाँ से एविडेंस है. शेल वॉकिंग एंड बीड मेकिंग का एविडेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, स्टोन एंकर्स एंड अदर आर्टिफैक्ट इंडिकेट मेरीटाइम ट्रेड. ओके, एंकर आपको पता है ना, कोई ऐसा एंकर जो शिप को हम बांधने के लिए यूज करते हैं. ओके, ऐसा कुछ एरो टाइप जो होते हैं उसको हम एंकर्स बोलते हैं. ओके, सो ऐसे एंकर्स हमें यहाँ से देखने के लिए मिले हैं. ओके, सो ये सजेस्ट करता है कि हाँ यहाँ पे कोई शिप हम लगाते थे. ओके, सो इट इज अ मैरीटाइम ट्रेड. ओके, विद अदर हरप्पन साइड से भी हो सकता है, एज वेल एज पॉसिबली है कि हम मेसोपोटामिया में भी हम यहाँ से ट्रेड कर रहे थे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगेन अ क्वेश्चन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो रिमेन्स ऑफ कॉपर आर्टिफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप ऑफ हरप्पन पीरियड आर रिपोर्टेड फ्रॉम. ओके, कि कॉपर के आर्टिफैक्ट्स कहाँ पे बन रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे. सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल. वेरी इंपॉर्टेंट. लोथल के लिए याद रखना कि कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी है यहाँ पे और बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी लोथल की फेमस है. ओके, नेक्स्ट, ईस्टर्न लिमिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो अगर आप देखो, सो ये बहुत ही अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है. अगर यहाँ पे आप जब भी इंडस वैली स्टार्ट करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशंस पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्दर्न लिमिट क्या है, ईस्टर्न लिमिट क्या है, वेस्टर्न लिमिट क्या है. ओके, सो यहाँ पे ईस्टर्न लिमिट पूछ रहा है. सो ईस्टर्न लिमिट इज योर आलमगीरपुर. ओके, दैट इज इन उत्तर प्रदेश. ओके, सो एक बार चारों हम लोकेशंस देख लेते हैं कि ईस्टर्न में क्या है, नॉर्थ में क्या है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ, सो नॉर्थ का आपका मांडा जो है विच इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट साइट है. साउथ में महाराष्ट्र का दाइमाबाद. ओके, ईस्ट में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो अभी हमने देखा. एंड वेस्ट में आपका बलूचिस्तान में जो सुतका जेंडोर है. ओके, सो ये आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट बनता है ऑफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, सो ये चारों लोकेशंस आपको याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ मांडा, साउथ दाइमाबाद, ईस्ट आलमगीरपुर, वेस्ट सुतका जेंडोर. ओके, आप चाहो तो मैप ले लो, मैप के ऊपर आप बना के भी एक याद रख सकते हो. ओके, next, which of the following forts was called Purdue by author of Peripulus of Athenian Sea? Okay, Peripulus of Athenian Sea, a very important book which gives you evidence of trade and important export of India at that particular time frame. Okay, बहुत ही important book है ये. तो ये Purdue, ये इस ऑथर ने किसको बोला है? ओके, तो ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, अरिका मेडू. ओके, इस बुक में बहुत सारे पोर्ट्स मेंशन्ड है, उसी में से एक है अरिकामेडू, लेकिन उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? पुडुक. पेरिप्लस ऑफ अथेरियन सी की अगर हम बात करें, तो ये एक ग्रेको रोमन ट्रेवलॉग है. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सी के अराउंड लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके ऑथर कौन है. ओके, इसके ऑथर अनोनिमस है. सो वी आर नॉट अवेयर दैट हु एग्जैक्टली इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक और दिस पर्टिकुलर वर्क. ओके, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स एंड कमर्शियल प्रैक्टिस. Okay, along with the coast of Red Sea, Arabian Sea, Persian Gulf and Indian Ocean. Okay, so अगर हम बात करें तो ऑथर तो अननोन है. ओके, लैंग्वेज ये ग्रीक में लिखी हुई है. पर्पस क्या है इसका? सो नेविगेशनल इंफॉर्मेशन हमें इससे पता चलती है और ट्रेडिंग डिटेल्स फॉर मर्चेंट्स. ओके,
रीजन्स कवर्ड इसमें आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि इजिप्ट, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न इंडिया एंड पर्शियन गल्फ। ओके, सो अगर आपको कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आया एंड इफ यू आर नॉट अवेयर कि किस चीज की बात कर रहा है, ठीक है, और अगर वेस्टर्न इंडिया का कोई पोर्ट या ऐसा कुछ सिटी आपको देखने के लिए मिलता है, तो समझ जाना कि यस, ये इस पर्टिकुलर सिटी या पोर्ट की बात कर रहा है। ओके, सो मेजर पोर्ट्स यहाँ पे जो इंडिया के जो इन्होंने मेंशन किए हैं, फर्स्ट इज बरगीजा, दैट इज भरूच, प्रेजेंट डे भरूच गुजरात। ओके, मुजिरिस केरला, अरिकामेडु तमिलनाडु। ओके, बारबारिकॉन नियर कराची, दैट इज पाकिस्तान। ओके, एंड अब्दुल्लिस, दैट इज एडिटस, ईस्ट अफ्रीका। ओके, गुड्स ट्रेडेड, तो गुड्स भी इसमें मेंशन है, जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क, पर्ल्स, जेमस्टोन, आइवरी, कॉटन, टोर्टोइस शेल्स, वाइन, ऑलिव ऑयल एंड मेटल्स। ये तो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आइटम्स है ही। ओके, देन सिग्निफिकेंस अगर इसकी बात करें, सो अर्लीस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पोर्ट्स, ठीक है, सो इंडियन पोर्ट्स के बारे में जो जानकारी हमें बुक देती है वो इसी बुक से आती है, ठीक है, एंड इट प्रोडक्ट्स इज हाइलाइट्स द फ्लरिशिंग ट्रेड बिटवीन रोमन एम्पायर एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें इससे क्या जानकारी मिलती है, रोमन एम्पायर के बारे में हमें और इंडिया के बीच में जो ट्रेड उस समय हो रहा था उसकी हमें जानकारी इस बुक से मिलती है। नेक्स्ट, म्यूजिरिस वाज एन डैश, अभी जस्ट हमने पढ़ा, ओके, पिछले टेबल में अभी जस्ट हमने इस चीज को कवर किया कि म्यूजिरिस क्या है। सो म्यूजिरिस आपका एक एंशियंट पोर्ट सिटी है। ओके, म्यूजिरिस इज एन एंशियंट पोर्ट सिटी। थोड़ा सा म्यूजिरिस के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो ये म्यूजिरिस आपका मॉडर्न डे केरला में लोकेटेड है। ओके, सो फ्लरिशिंग पीरियड इसका फर्स्ट सेंचुरी टू 13 टू 14th सेंचुरी सीई था। ओके, एंड सिग्निफिकेंस मेजर पोर्ट टाउन है, ठीक है, जहां बिटवीन इंडिया, रोमन, इजिप्ट एंड मिडिल ईस्ट। ओके, मेन एक्सपोर्ट्स यहाँ से आपके ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, पर्ल्स, जेम्स, आइवरी, सिल्क, ये सारी होती थी, एंड इंपोर्ट आइटम्स गोल्ड, वाइन, ग्लासवेयर्स, एम्फोरिया, लग्जरी गोल्ड। ओके, ना सिंपल, अगर आप कुछ चीजें बाहर भेज रहे हो तो आपको पेमेंट उस समय गोल्ड में मिलता था, है ना। तो आप सोचोगे कि क्या भारत में गोल्ड नहीं था, भारत में गोल्ड था, बट व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग सो यू आर गेटिंग पेमेंट इन गोल्ड। ओके, सो दैट वाज द रीजन कि गोल्ड वाज एन इंपोर्ट वाला आइटम। ओके, देन रिलीजियस इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी बात करें, सो इट वाज एंट्री पॉइंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके, सेंट थॉमस 52 सीई, एंड फर्स्ट मॉस्क की अगर यहाँ पे हम बात करें, सो इट इज इन 629 सीई। आर्कियोलॉजिकल साइट, ओके, पटनम, एक्सकवेशन रिवील्ड रोमन कॉइन्स, ओके, पोट्री एंड बीड्स, बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमको यहाँ से देखने के लिए मिले हैं, विच सजेस्ट कि यहाँ पे ट्रेड बहुत ही फ्लरिशिंग तरीके से यहाँ पे हो रहा था। रीजन फॉर डिक्लाइन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि फ्लड आ गया था पेरियार रिवर में। ओके, सो पोर्ट वहां पे सिल्ट हो गया। एंड देन सक्सेसर पोर्ट की अगर बात करें कि अगर मुजिरिस डिक्लाइन हो गया तो कोई ना कोई तो उसकी जगह लेगा, सो दैट वाज कोची। ओके, देन हेरिटेज प्रोजेक्ट, सो मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट बाय केरला गवर्नमेंट। ओके, कंजर्विंग ओवर 150 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, वहां पे कंजर्वेशन का काम वहां पे चालू है। नोटेबल साइट्स नियर बाय, ये बहुत सारे वहां पे फोर्ट्स वगैरह पैलेसेस है। ओके, एंड कल्चरल लेगेसी अगर हम बात करें, सो मल्टीकल्चरल हब है इंडिया, रोमन, अरब, जुइज, एंड जहां पे भी दिखती सी बात है ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीजें हो रहा है, तो आपको वहां पे एक कल्चरल यूनिटी या एक कल्चरल मल्टीकल्चरल चीजें वहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। Next, coming to which of the following famous Vedic scholar fixed the date of Rig Veda as 1500 BC to 1000 BC? Okay, so जब वेदों की बात आती है, okay, when we talk about Vedas, okay, so ये बहुत ही अनसर्टन है, no one knows the exact dating of this particular thing. अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से ऋग्वेदा को एक टाइम फ्रेम दिया है, ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम फ्रेम दिया है? ओके, सो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, मैक्स मुलर। ओके, सो मैक्स मुलर एक ऐसे स्कॉलर है जिन्होंने ये डेटिंग दिया है। इसी के साथ देख लेते हैं कि बाकी लोगों ने क्या क्या डेटिंग दिया है और किन किन चीजों के बेसिस पे उन्होंने वो डेटिंग वहां पे दी है। ओके, सो फर्स्ट इज मैक्स मुलर, अभी हमने देखा। सो इन्होंने लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया है, कंपैरेटिव फिलो फिलोजो फिलोलॉजी, ओके, पार्ट ऑफ आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ओके, सो ये हम आगे देखेंगे आर्यन माइग्रेशन थ्योरीज वगैरह। ओके, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उसको डेट को बहुत पीछे धकेला है, अराउंड 6000 टू 4000 बीसीई। ओके, और इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस लिए हैं जो ऋग्वेदा में ही मेंशन है। ओके, एएल बशम, ये समवेयर अराउंड मैक्स मुलर के साथ इनका मैच हो रहा है। ओके, बेस्ड ऑन जनरल कंसेंसस अमंग वेस्टर्न हिस्टोरियंस aligned with the Aryan migration theory. Okay, then Michael Denino, 3000 to 2000 BCE. Okay, archaeological evidences, और ये हड़प्पन कल्चर की कंटिन्यूटी में इस चीज को देखते हैं। ओके, और ये क्रिटिक है ऑफ आर्यन माइग्रेशन थ्योरी।
डेविड फ्रॉले, ओके, 4000 टू 2500 बीसीई, ओके, इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी बताते हैं ये, ओके। अब देखो ऐसा है कि वेदा जो आर्यंस थे उन्होंने लिखा। फॉर सम पीपल आर्यंस इंडिजीनियस पीपल थे, ठीक है, जो भारत के ही मूल निवासी थे, और कुछ लोगों के लिए आर्यंस बाहर से आए थे। सो दैट इज ऑल अबाउट योर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आगे आपका क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वहां पे मैंने इसको डिटेल में कवर किया है, हम आगे देखेंगे, ओके। इंडिजिनियस ओरिजिन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, इन्होंने भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा लिया है और कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में ये बात करते हैं। जॉन की 1500 टू 1000 बीसीई, ओके, मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरिकल कंसेंसस, ओके। सो ये जो आपको है 1500 टू 1000, 1500 टू 1000, 1500 टू 1200 बीसीई, ओके, ये लोग सारे वो लोग हैं जो वेस्टर्न हिस्टोरिकल कंसेंसस को सहमति देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। रोमिला थापर, ओके, सो ये भी उसी कैटेगरी में उन्होंने रखा है, ओके। स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी यूज्ड इन एकेडमिक टेक्स्ट। एसआर राव 3000 टू 2000 बीसीई, ओके, सो ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सरस्वती रिवर का रेफरेंसेस देते हुए ये इस डेट तक पहुंचते हैं। सुभाष काप, ओके, 4000 टू 3000 बीसीई, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट मेजर एक्सेप्टेड थ्योरी, सो दैट इज बाय मैक्स मुलर, ओके। इन्होंने जो थ्योरी दिया है या इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी और द मोस्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ ऋग वेदा। डैश इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव साइट इन इंडिया, ओके। वैसे तो ये सारे ही बुद्धिस्ट केव साइट है, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव साइट इन इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र स्पेसिफिक सेट एग्जामिनेशन, ओके, बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र, दैट इज योर भाजा केव्स, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाजा केव्स। सो इफ यू टॉक अबाउट भाजा केव्स, तो ये आपके नियर लोनावला पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ओके। सेकंड सेंचुरी बीसी सातवाहना पीरियड के साथ ही अलाइन करता है, ओके। रिलीजियस अफिलिएशन इसका बुद्धिज्म का हीनयान सेक्ट है, ओके। आई गेस यू आर अवेयर, हीनयान एंड महायान दो टाइप के बुद्धिज्म आपके होते हैं, ओके। आर्किटेक्चरल स्टाइल रॉक कट आर्किटेक्चर है ये, यहाँ पे टोटल 22 केव्स है यहाँ पे, इंक्लूडिंग विहारास एंड चैत्यास, ठीक है। चैत्यास आपके वुडन बीम इमिटेशंस है एंड स्तूपास आपको केव के अंदर और बाहर दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। आर्टिस्टिक हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, तो म्यूजिशियन, डांसर्स एंड सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेपिक्शन ऑफ वुमेन प्लेइंग तबला लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, एंड यक्षा फिगर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नियर बाय साइट्स जो है वो आपके कार्ला केव्स है, बेरसा केव्स, लोहगढ़, विसापुर फोर्ट, ये सारी चीजें आपकी नियर बाय साइट्स है, ओके। कल्चरल सिग्निफिकेंस जैसे हमने अभी बात की, अर्ली बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स है, ओके। एंड करंट स्टेटस, इट इज एन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर एएसआई, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एग्जाम के टाइम ऐसे ही क्विक रिवीजन आपको करना है व्हेन वी टॉक अबाउट पीवाईक्यूज, ओके। Dash script was not used to inscribe the Ashokan inscription. Okay, we are aware कि Ashokan inscriptions बहुत सारे हैं और उसमें अलग अलग स्क्रिप्ट यूज हुई है, तो इसमें से कौन सी स्क्रिप्ट यूज नहीं हुई है वो आपको बताना है, ओके। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। सो द स्क्रिप्ट विच इज नॉट यूज्ड इज शारदा स्क्रिप्ट, ओके। शारदा स्क्रिप्ट अशोकन के इंस्क्रिप्शंस में हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस में हमें ये चार स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलती है, दैट इज ब्रह्मी स्क्रिप्ट which is used in Indian subcontinent, mainly in north and central India, okay. Most commonly used script, early Brahmi was written from left to right, okay, and used for inscriptions in Prakrit languages, okay, उसके बाद में with some in Sanskrit and Pali. सो ब्रह्मी स्क्रिप्ट आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ओके। खरोष्टी स्क्रिप्ट आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ओके। सो खरोष्टी स्क्रिप्ट नॉर्थ इंडिया, गांधार प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती थी, ओके। डिराइव्ड फ्रॉम अरमाइक स्क्रिप्ट प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्राकृत लैंग्वेजेस इन गंधारा, ओके। सो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट दो अलग चीजें हैं, ओके। ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज करके आप प्राकृत प्रकृत आप दोनों भी स्क्रिप्ट यूज करके लिख सकते हो, इनफैक्ट कोई भी स्क्रिप्ट यूज करके आप प्रकृत लैंग्वेज, ओके, बिकॉज लैंग्वेज जो बोली जाती है, स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ग्रीक स्क्रिप्ट, ओके, सो आपका अफगानिस्तान कंदाहार में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ओके। सो दिस इज यूज्ड बाइलिंगुअली, सो ग्रीक एंड अरमाइक, ओके, इट रिफ्लेक्ट्स हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, हेलेनिस्टिक माने की ग्रीक इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। एंड लास्ट है आपका अरमाइक स्क्रिप्ट, ओके, देन अगेन कांताहार, ओके।
Written from right to left, used for inscriptions targeting the Aramaic speaking population of the region. So ये चार ऐसे inscriptions है जो आपको अशोकन inscriptions में, स्क्रिप्ट है जो आपको अशोकन inscriptions में देखने के लिए मिल जाएगी. Which of the following is the Girnar rock edict of Mauryan Emperor Ashoka mention Cholas and Pandyas? Okay, so इसमें से कौन सा rock edict आपकी Cholas और Pandyas का mention करते हैं? Again a factual question, so your answer will be second. Second Girnar rock edict mentions Cholas and Pandyas. Under the influence of which Buddhist monk did Ashoka became an ardent supporter of Buddhism? Okay, so later life अशोका अपने बुद्धिज्म को अपना लेते हैं. ओके, सो किसके कौन से ऐसे मंक थे, बुद्धिस्ट मंक, जिसके इन्फ्लुएंस में आके अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया? सो दैट वाज उपगुप्त. ओके, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. सो उपगुप्त वाज दैट पर्सन. ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, दिस पेपर वाज वेरी इजी. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट मैच द फॉलोइंग, अगेन वेरी सिंपल. ओके, सो एक तो आपने गेस कर ही लिया होगा. ओके, दैट इज कलहन. ओके, कलहन है राजतरंगिनी. ओके, कम टू द कोर्स. ये सॉल्व करने का सीधा तरीका है. एक भी अगर आपको मिल रहा है, डायरेक्टली कम टू द कोर्स. देख लो कि अच्छा ए का तो सभी जगह टू दिया है, इससे नहीं निकलेगा. ओके, कम फॉर द सेकंड वन, जो भी आपको पता है इसमें से. ओके, सो इसमें से हम लेते हैं मर्तुंग का. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट मर्तुंग, सो यहाँ पे आपका है प्रबंध चिंतामणि. ओके, सो प्रबंध चिंतामणि, डी का होना चाहिए 3, तो यहाँ पे आएंगे डी का है 3, दैट इज सी इज ए करेक्ट ऑप्शन. खत्म. डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ इसका ये है, कम टू द कोर्स. सब मैच करने की फिर जरूरत नहीं है. ओके, दो आपके मैच हो गए, सो दैट इज मोर देन इनफ. ओके, इसी के साथ बाकी के दो देख लेते हैं, बट एक बार फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो बी का है आपका 4, दैट इज श्री हर्ष नैशा नैषाधिया चरित्र. ओके, देखो ये सिंपल रखो कि whenever you see match the following या बुक्स एंड ऑथर्स का आपको आता है, सो मेक श्योर टू मेक अ लिस्ट. एक तरफ आप ऑथर का नाम लिखोगे, एक तरफ आप बुक का नाम लिखोगे. ओके, ऐसा आप कॉलम बना लो और उस कॉलम में आप ऑथर, बुक, ईयर है तो ईयर मेंशन कर दो. क्या कंटेक्स्ट में वो बुक लिखी हुई है तो वो कंटेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर दो. जैसे कलहन की राज करेंगी ने हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है, तो राइट देयर कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर हिस्ट्री. और ऐसा करते करते आपका पूरा एक अच्छा थरर लिस्ट तैयार हो जाएगा ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो. ओके, देन लास्ट है आपका सोधाला. ओके, सो सोधाला इज योर उदय सुंदरी कथा. ओके, उदय सुंदरी कथा आप सोधाला ने लिखी है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. The following king was helpful in conveying the first Buddhist council at Rajgir. Okay, again a very basic and simple question. Okay, Buddhist councils, total 4 Buddhist councils हुई है. Okay, तो उसमें से ये पूछ रहा है कि first Buddhist council किस king के patronage में हुई थी. So that was अजात शत्रु. Okay, again very important but easy question. Okay, so अजात शत्रु के अंडर हुई थी. बाकी का भी देख लेते हैं कि 4 क्या क्या थी. Okay, so अभी हमने देखा first council 483 BCE, Ajatashatru Magad. Okay, it was presided by Mahakassapa and Rajgriha was its location. Second council 383 BCE, Kala Ashoka Shishunag dynasty. Okay, Sabbakami Vaishali Bihari. थर्ड काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट 250 बीसीई. ओके, अशोका के टाइम पे हुई थी. मुगलिपुत्र तीसरा प्रिसाइड किया था इन्होंने, एंड पाटलिपुत्र पटना में ये हुई थी. फोर्थ काउंसिल 72 सी कनिष्का जो कुषाण डायनेस्टी के थे. वासुमित्र विद अश्वघोष. ओके, कुंडलवन कश्मीर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपको क्वेश्चन रूलर्स पे आ सकता है, किसने प्रिसाइड किया वहां से आ सकता है. ओके, या ये कौन सा काउंसिल था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था या फोर्थ था, वहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. सो ये टेबल याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, next coming to which of the following Satvahana king had counter-struck the silver coins of western Kshatrap ruler Nahapana? Okay, counter-struck क्या होता है कि किसी ने एक कॉइन बना दिया. ओके, किसी ने एक कॉइन बना दिया. ओके, उसने कुछ 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 यहाँ पे लिख दिया और उसी के ऊपर जो नेक्स्ट या सक्सीडिंग किंग्स होते हैं उसने उसको काउंटर स्ट्रक किया. ओके, वापस से उन्होंने अपना कुछ कुछ यहाँ पे उसको करवा दिया. ओके, सो इसको हम बोलते हैं काउंटर स्ट्रक. तो क्षत्रप रूलर नहापना के कॉइन्स को किसने काउंटर स्ट्रक किया था? सातवाहन किंग थे वो. ओके, सो अगेन यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी. ओके, गौतमीपुत्र सतकर्णी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी. ओके, तो यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी है जिन्होंने वेस्टर्न क्षेत्राप के नहापना के जो कॉइन्स है उसको काउंटर स्ट्रक किया था. ओके, इसी के साथ सातवाहन डायनेस्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो फाउंडर आपके सिमू का है 2
32-207 BCE. Okay, he established control over Maharashtra and Andhra Pradesh. See, this dynasty becomes very important when you are giving set examination. Okay, because in Maharashtra के ही parts से ये dynasty थी. Okay, so it becomes very important. Okay. Next is Satkarni I. Okay, so he expanded his empire into the Malwa and parts of Madhya Pradesh. Okay, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, so that is also important. Question can come कि इसमें से कौन से ruler ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था. Okay, then Hala. So he is famous for writing or compiling Gatha Saptashahi. Okay, प्रकृत लिटरेचर है, ये क्वेश्चन भी आता है कि गथा सप्तशाही किसने लिखा है. ओके, सो बीइंग अ किंग ही हैज कंपाइल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी से पता चलता है कि इफ ही इज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, सो ऑफ कोर्स ही प्रमोटेड कल्चरल एंड लिटरेचर डेवलपमेंट्स. ओके, जस्ट अ सेकंड. Next, coming to Gautamiputra Satkarni, very important, greatest Satvahan ruler. Okay, he defeated Shakas, Yavanas, and Pallavas. Okay, ये Pallavas है. Okay, ये south वाले Pallavas नहीं. Okay, then he restored Satvahan power in Deccan. Okay, and he called himself Eka Brahmana, that is protector of Brahmanism. Okay, कि ऐसे ब्राह्मणिज्म प्रोटेक्ट करने वाले इंसान. Okay. Vasishthaputra Puluvami. Okay, so he extended the empire into the eastern coast, that is Andhra Pradesh and Tamil Nadu, promoted trade and commerce. Okay. Yajnashri Satakarni, he was the last significant ruler of Satvahan Empire. Okay, he regained control over Western Deccan from the Shakas and he also encouraged maritime trade. Of course, इनके पास trade routes है, so ये सारे ही लोगों ने maritime trade को यहाँ पे promote किया होगा. Okay. Next, coming to the coins of the Kushan king Dash confirm Mahasen, Skandakumar and Vishak are as three separate deities. Okay, so कौन से कुशाण किंग के coins हमको ये बताते हैं कि ये महासेन, स्कंद कुमार एंड विशाख ये तीन अलग deities है, ये देवता है. ओके, सो इसमें आपका अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके, हुविस्का विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर सी, हुविस्का के कॉइन से हमें ये चीज पता चलती है. ओके, इसी के साथ एक बार बाकी कुशाण किंग्स के कॉइन्स और उनके हाइलाइट्स एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. ओके, सो कुजुला कैडफिसेस. ओके, सो कुजुला कैडफिसेस आपके फाउंडर है यहाँ. ओके, सो कॉइन्स इमिटेट इंडो ग्रीक स्टाइल, शोज हर्मिटियस portraits and Kharosthi Greek legends. Okay, it symbolizes transition from Indo-Greek to Kushan rule, early syncretism. Okay, उसके बाद में वीमा टाप्को coin shows किंग ऑन हॉर्स बैक, इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक एंड खरोष्टी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. हॉर्स के ऊपर है तो ये आपको रॉयल पावर दिखाएगा, सेंट्रल एशियन कैवलरी ट्रेडिशन दिखाएगा, है ना, कि हॉर्सेस देखो सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस आर मच मोर बेटर देन इंडियन हॉर्सेस. ओके, इसलिए हॉर्सेस वाज ऑलवेज एन इंपोर्ट आइटम इन इंडिया. ओके, सो दिस इज शोइंग दैट यस सेंट्रल एशिया की जो कैवलरी ट्रेडिशन है वो कैसा हुआ करता था. ओके, देन वीमा कैडफिसेस के आपके गोल्ड कॉइन फर्स्ट इन इंडिया. ओके, यहाँ पे आपको डिपिक्शंस ऑफ शिवा. ओके, भगवान शिव के आपको यहाँ पे डिपिक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे. ट्रीडेंट, त्रिशूल, बुल, नंदी, मून सिंबल्स, देखो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद लॉर्ड शिव. ओके, और यहाँ पे आपको गोल्ड कॉइनेज इन इंडिया का बिगनिंग या एक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस आइकोनोग्राफी का भी ये चीज यहाँ पे आप बता रहे हैं. कनिष्का वन. ओके, अगेन गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर कॉइन. ओके, सॉरी, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन्होंने यहाँ पे बनवाए. बैक्ट्रियन स्क्रिप्ट है इनकी. ओके, इनकी डिटेल्स हर एक धर्म निरपेक्ष राजा थे ये. सो ग्रीक, जोरास्ट्रियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट सारे आपको कॉइन्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. ओके, सो रिलीजियस टॉलरेंस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, एंड कल्चरल जेनिथ कनिष्का के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ. देन हुविस्का, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये बता रहे थे कि डीटीज लाइक शिवा, स्कंद, सर्पिस, मित्रा, कॉइन्स इन बैक्ट्रियन है, ब्रह्मी, ये सारे अलग अलग भगवान है, ये इनके कॉइन्स से हमको देखने के लिए मिलता है. ओके, वसुदेवा वन, कॉइन्स प्राइमरीली डिपिक्ट शिवा एंड नंदी. ओके, लेजेंड्स मोस्टली इन ब्रह्मी. ओके, देखो ये आए तो बाहर से थे लेकिन समय के साथ ये इंडिया के होके रह गए. इंडिया का कल्चर इन्होंने अपना लिया, इंडिया का रिलीजन इन्होंने अपना लिया. ओके, एंड दे इवन स्टार्टेड यूजिंग ऑल दिस सिंबल्स ऑन देयर कॉइन्स. इंक्रीजिंग इंडियनाइजेशन ऑफ द कुशाण कॉइनेज एंड रिलीजन, जैसे हमने बात की कि ये इंडियनाइजेशन स्टार्ट हो गया है ना, कि ये लोग इंडिया के ही होके रह गए. लेटर कुशाण जो आते हैं इनके क्रूड है थोड़े से कॉइन्स. ओके, बट ठीक है, मोस्टली शिवा रिलेटेड ही है. ओके, लॉर्ड शिव जी के ही रिलेटेड आपको इमेजेस देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं. एंड इट इंडिकेट्स डिक्लाइन इन एम्पायर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ओके, व्हेनेवर इट कम्स टू गोल्ड कॉइन्स, सो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स कुशाण के टाइम पे भारत में मिंट हुए. ओके, सो कुशाण के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही अच्छे से इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को चलाया. ओके, लेटर कुशाण के टाइम पे एक थोड़ा सा डिक्लाइन भी हमको देखने के लिए मिलता है.
नेक्स्ट, मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड थ्रोज लाइट ऑन डैश सेक्ट। ओके, सो मथुरा इंस्क्रिप्शन जो है चंद्रगुप्त सेकंड का, ये इसमें से कौन सा सेक्ट या कौन से संप्रदाय के बारे में हमको बताते हैं। सो यहाँ पे ये जो आंसर है आपका, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, पशुपता। ओके, पशुपता सेक्ट के बारे में ये हमको जानकारी देते। Okay, if we talk about मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन, ओके, सो मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स लोकेशन आपका मथुरा में ही होगा। डेट इसका 380 CE है। ओके, रूलर ये चंद्रगुप्त सेकंड है। लैंग्वेज इसका संस्कृत है। स्क्रिप्ट इसका गुप्ता ब्राह्मी है। ओके, देखो स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन होता है ना, समय के साथ स्क्रिप्ट इवॉल्व्स। सो आपके पहले के ब्राह्मी अलग होंगे, देन गुप्ता ब्राह्मी अलग होगा और लेटर ऑन इट चेंजेस। ओके, कंटेक्स्ट क्या है इसका, इट रिफर्स टू चंद्रगुप्त सेकंड का रेन यहाँ पे है, उनके टाइटल्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये बता रहा है कि यहाँ पे चीफ प्रीस्ट अपॉइंट किए गए थे। ओके, महादंड नायका, एंड इट कमेमोरेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड पॉसिबली अ पिलर और इमेज इंस्टॉलेशन। ये भी हमको यहाँ पे चीज देखने के लिए मिलती है। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द चंद्रगुप्त सेकंड रेन। ओके, इट इंडिकेट्स रिलीजियस पैट्रोनेज, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। ओके, ये दिखा रहा है कि गुप्ता का कंट्रोल मथुरा पे था। Cultural insights reflects early Gupta Vaishnavite influence, okay, emphasizes the role of royal officers in temple building. करंट स्टेटस अगर हम इसको देखें तो ये फिलहाल मथुरा के म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। ओके, इसी के साथ साथ गुप्ता रूलर्स के अलग अलग इंस्क्रिप्शन हम एक बार देख लेते हैं। ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी ये जानी जाती है। ओके, ऑफ कोर्स लोकेशन प्रयाग में है इसका, प्रयागराज। ओके, समुद्रगुप्त के टाइम फ्रेम पे ये बनाई थी। ओके, संस्कृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, कंपोज्ड बाय हरिसेना। ओके, हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। ओके, यूलॉजी है, यूलॉजी माने की क्या, प्रशस्ति है। प्रशस्ति माने जो आपको प्रेज से स्टार्ट होती है उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। ओके, सो बेस्ट एग्जांपल आपकी समुद्रगुप्त का प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है। इट मेंशंस अश्वमेध यज्ञ व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय समुद्रगुप्त। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, करंट लोकेशन इसका दिल्ली में है। ओके, प्रोबेबली चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, देन संस्कृत इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, इट प्रेजेस अ किंग आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सेकंड, शोज एडवांस्ड मेटलर्जी। ओके, मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आयरन का होते हुए भी इट इज स्टिल रस्ट फ्री, इसके ऊपर जंग नहीं लगा है आज तक। ओके, दिल्ली में ये लोकेटेड है। ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त, संस्कृत इन गुप्ता ब्रह्मी। ओके, इट मेंशंस परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध एंड अर्लीस्ट रेफरेंसेस ऑफ सती प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट कि सती का अर्लीस्ट रेफरेंसेस हमको कहाँ से देखने के लिए मिलता है, तो सती का अर्ली रेफरेंस हमको ईरान इंस्क्रिप्शन में से देखने के लिए मिलता है। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड, अगेन संस्कृत इन गुप्ता ब्रह्मी, एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म आइकोनोग्राफी, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। ओके, कि चंद्रगुप्त सेकंड के जो इंस्क्रिप्शन है, ओके, वो हमने मथुरा इंस्क्रिप्शन पढ़ा है, बट यहाँ पे वैष्णव आइकोनोग्राफी एंड कॉन्टेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट सिंबोलिज्म को ये डिपिक्ट करते हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन गुजरात में है, स्कंदगुप्ता। ओके, वैसे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन आपके रुद्र दमन के साथ भी रिलेटेड है। ओके, संस्कृत इन ब्रह्मी, सो इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द सुदर्शना लेक एंड मेंशंस हुन इन्वेजन। ओके, सो सुदर्शना लेक का जो काम है, रिपेयर का काम है। ओके, ओरिजिनली इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी। ओके, एंड लेटर फिर रुद्र दमन उसको मेंशन करते हैं कि नहीं वो टूट गया था, देन वी अगेन रिपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, एंड देन स्कंदगुप्ता भी उस चीज को मेंशन करते हैं कि सुदर्शना लेक का रिपेयरेशन वर्क हमने किया है। ओके, सो दैट इज बीन मेंशन इन दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन। देन भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर उत्तर प्रदेश, स्कंदगुप्ता। ओके, अगेन संस्कृत इन ब्रह्मी, गुप्ता ब्रह्मी, मिलिट्री विक्ट्रीज बताते हैं ओवर पुष्यमित्रा एंड हुनास। ओके, मंदसौर इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश, कुमार गुप्ता वन, संस्कृत इन गुप्ता ब्रह्मी। ओके, it records construction of a sun temple and patronage to the scholars. Then Nalanda inscription बिहार में है, कुमार गुप्ता वन। ओके, then grants for Nalanda University shows a support for Buddhist learning. ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता ही है कि बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था। ओके, सो इफ दे आर गिविंग ग्रांट्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ये बता रहा है कि बुद्धिस्ट लर्निंग को भी वो सपोर्ट करते थे। देन गाड़वा शोन इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश, सेवरल गुप्ता रूलर्स का यहाँ पे आपको मेंशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। लैंड ग्रांट्स इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, which of the following Gupta king had issued silver for the first time? Okay, so silver इसमें से कौन से गुप्ता किंग है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे? ओके, सो आई गेस सेट वालों के फेवरेट किंग है चंद्रगुप्ता सेकंड। ओके, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने।
Okay, so again your answer will be Chandragupta II. The base Nagar pillar inscription of Heliodore mentions making of dash. Okay, इसमें से किस चीज की मेकिंग के रेफरेंस आपको मिलते हैं बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन में? ओके, सो गरुड़ ध्वज, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गरुड़ ध्वज का रेफरेंस हमको इस पिलर इंस्क्रिप्शन में से देखने के लिए मिलता है। Devi Chandraguptam was written by dash. Okay, again a very important but a simple question. Okay, Devi Chandraguptam बहुत बार हमने पढ़ा है. Okay, that is विशाखा दत्त. Okay, विशाखा दत्त यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following sources does not help to reconstruct the historicity of the Gupta king Ramgupta? Okay, so इसमें से कौन से inscriptions ऐसे है या inscription ऐसा है जो हमको एक important source नहीं है if you want to construct रामगुप्ता का history? Okay, so थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, सो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र गुप्ता, ये इसमें से आपको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ओके, the revenue taxes named Udranga and Uparika in Gupta times were levied on dash. Okay, so इसमें से कौन से revenue taxes जो है ये नाम से, ओके, उद्रांगा एंड उपारिका जो गुप्ता टाइम पे थे और ये किस चीज पे लगाए जाते थे? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको टर्म्स एंड उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। कोई भी एज का होने दो, वेदर इट इज मॉडर्न एज, गुप्ता एज, मुगल पीरियड, कोई भी पीरियड का होने दो। ओके, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, सब आपको टर्म्स एंड मीनिंग्स उनके पता होने चाहिए। ओके, सो इट वाज लेविड ऑन क्वालिटी ऑफ सॉइल। ओके, कि सॉइल का क्वालिटी कैसा है। तो इसी के साथ एक बार देख लेते हैं कि गुप्ता टाइम फ्रेम में क्या क्या टाइप के टैक्सेस वहां पे लगाए जाते थे। ओके, सो भागा, इट वाज द लैंड रेवेन्यू टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, बाली, अ वॉलंटरी ट्रिब्यूट और रिलीजियस ऑफरिंग। ओके, खुद से जो लोग दे देते थे किंग को, तो उसको हम वॉलंटरी ट्रिब्यूट बोलते थे, उसको हम बलि बोलते हैं। ओके, ओवर अ टाइम एंड बाद में धीरे धीरे ये कंपलसरी हो गया। ओके, पहले ये खुद से लोग देते थे और बाद में ये कंपलसरी टैक्स हो गया। सो इट वाज नॉट फिक्स्ड। ओके, यूजुअली अ स्मॉल, अभी आप गिफ्ट दे रहे हो अपने अपने साइड से, दान दे रहे हो, तो आप अपने हिसाब से दोगे ना, ये फिक्स थोड़ी होगा। ओके, बट समय के साथ ये कंपलसरी हो जाता है। शुल्क, ये आपका कस्टम एंड टोल टैक्सेस होता था। ओके, इम्पोर्ट, ऑफ कोर्स कस्टम टैक्सेस माने कि आपकी जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये उसके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज लेके जा रहे हो और उस वैल्यू क्या है उस चीज की। ओके, देन हिरण्य, ओके, ये आपका कैश टैक्स होता था, पेड बाय दोज हु आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशन। ओके, सी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोफेशन में हो तो आप आपके प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा दोगे, जैसे कि भाग दोगे। ओके, जैसे कि आप क्या दोगे यहाँ पे, भाग दोगे इफ यू आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे कि आपने कुछ गेहूं उगाए और उस गेहूं का जितना भी उगा उसका 1/6 आपको किंग को देना है एज अ टैक्स। ओके, और जो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं उनका क्या, तो वो लोग देंगे हिरण्या में। ओके, हिरण्या जो पहले एक टर्म, हिरण्य एक टर्म है जो पहले गोल्ड के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो वहीं से ये डिराइव हुआ है। हिरण्य क्या है, कैश टैक्स है कि इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एग्रीकल्चर, तो आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, मतलब आप वहां से पैसे कमा रहे हो। ओके, तो वो आपका फिर कोई भी क्राफ्टमैन, आर्टिसन, ट्रेडर जो भी होगा वो उसको टैक्स देंगे। ओके, सो वेरिएबल है ये भी, जनरली फिक्स्ड अमाउंट। देन प्रतिकारा, ओके, फोर्स्ड लेबर और ऑब्लिगेटरी सर्विसेज फॉर द किंग बाय विलेजर। ओके, ऑफन इन लिeu ऑफ टैक्सेस। ओके, कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो ये फोर्स्ड लेबर हो गया कि आप कुछ काम कर लो किंग के लिए, तो ये भी एक तरीके का टैक्स है, इट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस की क्या सर्विस आप दे रहे हो। उपारिका पीरियोडिक टैक्स होता था। ओके, पेड बाय टेनेंट, पॉसिबल इन कैश, काइंड, ये भी अलग अलग हो सकता है। Vesti, again a forced labor tax, okay, often imposed on the lower classes and used for state projects and maintenance of infrastructure. Okay, so not a monetary tax but compulsory labor. Okay, कि आपको किंग के लिए कुछ सर्विस करनी है फ्री में, तो इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, सो वो हो गया फोर्स्ड लेबर। देन कारा, जनरल टैक्स इम्पोज ऑन वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग लैंड एंड कमर्शियल गुड्स। ओके, ये भी डिपेंड करता था अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट इज उद्रांगा, रूरल टैक्स कलेक्टेड to support royal officials or officials during their travel और temporary residence in village। ओके, सो अगर ऐसा कुछ कोई टेम्पररी वहां पे रहता था तो उसके लिए ये चीज यूज होता था। टिपिकली कलेक्टेड इन काइंड, फूड, जो भी चीजें वहां पे अवेलेबल है उसके हिसाब से वो कलेक्ट हो जाता था। ओके, नेक्स्ट, टू सील्स ऑफ नालंदा मेंशंस धर्माधिकरण वॉज डैश। ठीक है, तो नालंदा के 2 सील्स में धर्माधिकरण लिखा हुआ है। सो धर्माधिकरण माने कि क्या,
वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ओके, सो धर्माधिकरण विल बी योर रेवेन्यू कोड। ओके, धर्माधिकरण विल बी योर रेवेन्यू कोड। Which of the following is not depicted on the coins of Kushan King Kanishka I? ठीक है, so कनिष्का वन के इस पे इसमें से क्या डिपिक्टेड नहीं है, क्या बना हुआ नहीं है? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉइन्स, ओके, बहुत सारी इमेजेस वो अलग अलग बनाया करते थे, ठीक है, तो इसमें से यहाँ नहीं है। महासेन ये चीज डिपिक्टेड नहीं है, बाकी ये नाना माओ ओइशो ये सारी चीजें ये डिपिक्टेड है। ओके, सो next, coming to which of the following mentions Ma and Veli as a measure of land and Kalam as measure of grain? Okay, so ये चीजें क्या है? Okay, Ma and Veli as a measure of land बता रहा है and Kalam as a measure of grain. ये आपको कहाँ से ये चीज देखने के लिए मिलती है? Okay, so your answer will be संगम लिटरेचर। ओके, संगम लिटरेचर में ये आपको डिपिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं कि माँ और वेली क्या है, मेजर ऑफ लैंड है, और कलम आपका क्या है, मेजर ऑफ ग्रेन है। अगेन नॉट टू स्ट्रेस, बहुत ही फैक्चुअल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ अयका पिलर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपास ऑफ डैश रीजन। ओके, कि ये जो अयका पिलर है, ठीक है, ये कहाँ का सिग्निफिकेंट फीचर है, कौन से रीजन के ये आपको बुद्धिस्ट स्तूपा का सिग्निफिकेंट फीचर देखने के लिए मिलता है? ओके, सो दैट विल बी योर साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया में आपको ये अयका पिलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, विच इज अ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपास इन साउथ इंडियन रीजन। ओके, अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन। Which of the following literary work of the early medieval Bengal talks us that more than 50 kinds of paddy were being cultivated that time? Okay, so इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो हमको रेफरेंस देता है कि 50 से भी ज्यादा पैडी, पैडी माने कि जो आपके राइस की जो खेती होती है, ओके, सो 50 काइंड्स ऑफ पैडी ग्रेन्स वर ग्रोन एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके, सो इसमें से जो आपको ये जानकारी दे रहा है दैट इज शून्य पुराण। ओके, शून्य पुराण ये जानकारी आपको देता है। Tamil inscription often have the word Nirambam. To what does this refers? Okay, so Tamil, Tamil inscriptions में से ये word है, okay, Nirambam ये शब्द use होता था, okay, so this has been used for irrigation systems, okay, this has been used for irrigation system. अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, this is purely factual based questions. आपको यहाँ पे पता है तो you can answer it, or else you have to मार्केट जो भी आपको तुक्का लगाना है, फिर वो तुक्का आप यहाँ पे लगाओगे। सल्ले खाना मीन्स डैश। ओके, सल्ले खाना मीन्स डैश, कि सल्ले खाना क्या है? तो क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिस है? ओके, वॉलंटरीली फास्टिंग टू डेथ, और इट इज अ रिलीजियस सेरेमनी फॉर फॉर्मल रिनउंसिएशन, सेरेमनी फॉर बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, और सेरेमनी फॉर द एंड ऑफ लर्निंग। ओके, सो सल्ले खाना ये है आपका रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी फास्टिंग टू डेथ। ओके, ये अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में भी था कि सल्ले खाना आज भी यूज हो रहा है। किसी ने उनकी बच्ची को कैंसर था तो उन्होंने सल्ले खाना करवा दिया उससे। ओके, कि भाई उसको कुछ खाना ही नहीं दिया एंड शी died by fasting. Okay, so that was a whole controversy कि क्या आपकी 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा करना was good or not in the name of religion. Okay, so that was the whole controversial thing which was around the news few days before. Correct answer will be option number A. Next is the travel log entitled Fogugi was written by Dash. Okay, Fogugi इसमें से किसने लिखे हैं? ओके, अभी ये है तो चाइनीज, एक तो ये चीज समझ में आ गई है ना कि चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। सो आपको पता ही है चाइनीज ट्रेवलर्स भारत में आए थे। ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फाहिन। ओके, सो फाहिन ने ये लिखा है फोगुगी। इसी के साथ देख लेते हैं बाकी सबने क्या लिखा है। फाहिन, जिसको हम फैक्शंस भी बोलते हैं, ओके, फोगु की ये इनकी बुक है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ओके, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, देखो ये लोग जो भी आए थे ये बुद्धिज्म के हिसाब से ही भारत में आए थे। ओके, देन सोसाइटी एंड कल्चर भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ही केम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त सेकंड्स रेन। ओके, he describes Buddhist practices like monasteries and pilgrimage sites like Lumbini and Bodh Gaya. Okay, इसमें क्या है वो भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी होना इज इम्पोर्टेंट। ओके, यूएनसेंग इन्होंने जो लिखा है वो है सीयूकी। ओके, दैट इज ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ओके, ये आपका एक्सटेंसिव हर्षवर्धन के टाइम फ्रेम पे ये भारत में आए थे, तो उनके रेन के आपको जानकारी यहाँ पे मिलती है। इंडिया का कल्चर, रिलीजन, ज्योग्राफी, एजुकेशन सिस्टम, नालंदा यूनिवर्सिटी का मेंशन। ओके, ये सारी चीजें आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेगी, एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ।
इसी के साथ साथ इत्जिंग भारत में आए थे। ओके, अभी इनका ये नाम बहुत ही अजीब सा है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस सेंट होम फ्रॉम द सदर्न सी। ओके, इट फोकसेस ऑन बुद्धिस्ट रिचुअल्स, मोनास्टिक डिसिप्लिन्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड इट कंटेन्स a description of Indian monasteries and travel routes used by monks. ओके, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना इन टेबल्स के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। एंड मोमेंट क्विक रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल है, और एल्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। According to which of the following early medieval linguistic grammarian is a city defined as a settlement around by a wall and a mosque and marked by prevalence of the laws and customs of guilds of artisans and merchants? Okay, so इसमें से किस अर्ली मेडिवल लिंग्विस्टिक ग्रामेरियन ने इस सिटी को ऐसा डिफाइन किया हुआ है? ओके, एक सिटी को उन्होंने ऐसा डिफाइन किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायता। ओके, cat or kaita. Okay, that can be a correct option. Okay, that is option number A. Which of the following kings attacked the Rashtrakuta kingdom? Okay, so Rashtrakuta kingdom को इसमें से किसने अटैक किया था? Okay, so महिपाल of कन्नौज, परंतका the Chola king, उपेंद्र of मालवा और भोजवन the गुर्जरा king. Okay, so इसमें से कौन से हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट किंगडम पे अटैक किया था? So that is उपेंद्र ऑफ मालवा। ओके, सो उपेंद्र जो मालवा के किंग थे, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया था। नेक्स्ट, 30 cave 30 locally known as छोटा कैलाश cave at Ellora belongs to dash. Okay, so छोटा कैलाश cave, यहाँ पे जो cave नंबर 30 है वो यहाँ पे किस चीज से बिलोंग करता है? ओके, सो दैट इज जैनिज्म। ओके, जैनिज्म से ये केव आपके बिलोंग करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एलोरा केव्स। ओके, एलोरा केव इज अ ग्रुप ऑफ टोटल 36 केव केव्स का वहां पे वो ग्रुप है, उसमें से अलग अलग केव आपको अलग अलग रिलीजन के बारे में जानकारी देता है। ओके, सो लेट अस सी, एक लुक ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट बुद्धिस्ट केव्स, तो बुद्धिस्ट केव आपके 1 से 12 जो है वो आपके बुद्धिस्ट केव है। ये आपके विहारास है, दैट इज मोनेस्ट्रीज है। ओके, इंक्लूड्स लिविंग क्वार्टर्स, स्लीपिंग सेल्स एंड प्रेयर हॉल्स। ओके, यहाँ पे केव नंबर 10 विश्वकर्मा केव, नोन एज कारपेंटर्स केव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, due to its interior resembling wooden beams, a large Buddha statue in teaching pose. Okay, so कारपेंटर लोगों के जो मेन भगवान है, ओके, दैट इज विश्वकर्मा। ओके, सो विश्वकर्मा हु इज लॉर्ड ऑफ आर्किटेक्चर। सो केव नंबर 10 आपको सी एलोरा केव्स अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर्स है, वो सारे ही केव्स। ओके, सो विश्वकर्मा जो आर्किटेक्ट के भगवान है वो आपको केव नंबर 10 में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। केव नंबर 1 to 12 इज बुद्धिस्ट केव, ये आपको यहाँ पे पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आपके हिंदू केव्स 13 to 29। ओके, अलग अलग केव्स हैं। ओके, 13 to 29, सो इट वाज बिल्ट अंडर राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा कृष्ण वन एक्सेट्रा। It features intricate carving, deities and mythological scenes. Okay, Kailas temple, cave number 16, Kailas temple is very, very important. Okay, so it is the largest monolithic rock excavation in the world. Okay, एक single rock से वो पूरा बनाया हुआ है, and it is dedicated to Lord Shiva, built by Krishna one. Okay, very important, ये याद रखना। Then Jain cave आपकी cave number 30 to 34 है। Okay, I guess मैंने by mistake 36 caves बोल दिए, so 34 आपकी total cave है। So it was built under the Yadava dynasty, smaller in scale but elaborately detailed. Okay, cave number 32 जिसको हम इंद्र सभा भी बोलते हैं। Okay, ये 2 story है, cave with fine carvings of तीर्थंकरास and yakshas. Okay, so अगर आप coming back to this question, अगर आपको नहीं भी पता है कि यार छोटा कैलाश केव क्या है, किसको बोलते हैं, but you know कि केव नंबर 30 to 34 जैनिज्म से बिलोंग करता है, so directly you can come to the option and mark your answer. Okay, sometimes you have to be really very smart because यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया क्योंकि छोटा कैलाश टेम्पल है ना, कि कैलाश टेम्पल तो केवल नंबर 16 को बोलते हैं, ये तो लोगों को पता ही है, बट व्हाट इज छोटा कैलाश टेम्पल? ओके, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था। ओके, बट नोवेज आपको अभी पता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सभा इन चोला टाइम्स? ओके, चोला टाइम्स में व्हाट वाज सभा? तो सभा आपका ब्राह्मण असेंबली होता था। ओके, ब्राह्मण का जो असेंबली होता है उसको हम बोलते थे सभा।
The dash was an important feature in the Vairashaiva movement. Okay, Vairashaiva movement में क्या क्या important features थे? So यहाँ पे सेट में काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, सो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे आपके ए बी सी डी ये सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑफ वैर सेवा मूवमेंट, दैट इज वचन शास्त्र, ओके, जंगम, फैमिली, ओके, एंड अनुभव मंटपा, ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ऑफिशियल आंसर की में भी उन्होंने वही मार्क किया है कि ऑल ऑफ देम करेक्ट। ऐसे में आपको ये करना रहता है, एक तो आप मार्क करके आओ। ओके, अगर ऐसा होता है कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट तो वहां पे स्कोर मिलता है। Where is Virupaksha temple located? Okay, again a very basic question. Okay, temple based question है, location based question है कि विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। सो विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन पताडकल। ओके, पताडकल में आपका विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड है। Which of the following ruler took the title of Abhinav Bhoj and Sakalakal Bhoj? Okay, so Abhinav Bhoj and Sakalakal भोज ये टाइटल किसने लिया है? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे आओ, सो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राया इज एन इंपॉर्टेंट रूलर और इन्होंने ही ये टाइटल लिए है। ओके, कमिंग टू विजयनगर एम्पायर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हु आर द इंपॉर्टेंट रूलर्स और क्या क्या इन्होंने किया है। ओके, सो एज यू गाइस आर अवेयर, हरिहरा एंड भूपा ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट किया था। तो पहले किंग हरिहरा वन। ओके, इनकी जो टाइटल्स है दैट इज महाराजाधिराज हिंदू राया सूरत राणा। ओके, सो ही इज फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर along with his brother बुक्का वन। इनके बाद बुक्का वन राजा बनते हैं। बेसिकली टाइटल्स का लिस्ट है। So Maharajadiraj, Dharma Rakshaka, protector of Dharma. Okay, he extended the empire and strengthened its administration. Harihara second, Maharajadiraj and Rajadiraj. Okay, he consolidated the empire. Okay, देखो ऐसे ही होता है कि एक कोई फाउंड करेगा, फिर जो दूसरा आएगा वो उसको एक्सपांड करेगा, तीसरा आएगा वो उसको कंसोलिडेट करेगा, है ना। एंड वंस इट इज कंसोलिडेटेड फिर जो नेक्स्ट किंग्स आते हैं वो थोड़े से ऐसे ना लीनियंट हो जाते हैं। एंड देन लीनियंट होने के बाद फिर दूसरे किंगडम्स आते हैं, उन पर अटैक करते हैं, इट डिक्लाइंस। ओके, अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। देन देवराया वन, महाराजा धीराज। ओके, ये मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं एज वेल एज आर्किटेक्चरल पेट्रोनेज। देन देवराया सेकंड, गज भेंट करा, दैट इज एलिफेंट हंटर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। गज माने की क्या हिंदी में या संस्कृत में एलिफेंट को गज बोला जाता है। ओके, सो गजराज भी बोला जाता है। ओके, सो गज भेंट करा माने की एलिफेंट हंटर एंड महाराजा धीराज। He also brought architectural and cultural advancements to the empire. Virupaksha Raya II, okay, he took the title of Maharaja faced internal revolts and external invasions. Okay, so if you see Maharaja is constant सबके अंदर। okay, नेक्स्ट कमिंग टू कृष्ण देव राय। अब ये अकेले ऐसे है विजयनगर एम्पायर में जिन्होंने इतने सारे अलग अलग टाइटल दिए हैं और उसी से आपका क्वेश्चन आया है। ओके, सो समवेयर और द अदर यू हैव टू बी बिट स्मार्ट कि क्या हो रहा है। ओके, कृष्ण देव राय, कन्नड़ राज्य राम रमना, okay, Andhra Bhoja, Abhinav Bhoja, and Maharaja Raj. Greatest ruler of Vijayanagar Empire, he is known for his military conquest, patronage of arts, and efficient administration. Achyuta Dev Raya, Maharaja Raj, successor of Krishna Dev Raya, his reign was marked by internal conflict. Then Ailya Ram Raya, okay, defeated in the battle of Talikota, जैसे हमने बात की। एक महान राजा आते हैं उसके बाद भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो बैटल ऑफ कालिकोटा होता है, बैटल ऑफ कालिकोटा आपके बहामनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में होता है। ओके, 1565, और यहाँ पे ये डिफीट हो जाते हैं। विजयनगर एम्पायर का थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे सेट हो जाता है। श्रीरंग वन अटेम्प्टेड टू रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द एम्पायर। ओके, एंड वेंकटा सेकंड, लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द विजयनगर, tried to stabilize the empire. Okay, Manasolasa, a valuable source of socio-cultural information of 11th and 12th century India, was composed by the Kalyani Chalukya king named Dash. Okay, so simple, Manasolasa, ये book किसने लिखी है? Okay, so here your correct option will be option number A, Someshwara. Okay, Someshwara 3। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि मान 16 सोमेश्वरा 3 ने लिखी है। क्या बता रहा है? तो सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें 11th सेंचुरी की। ठीक है, और चालुक्यन किंग है ये भी हमें यहाँ से जानकारी मिल रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। According to Isami's Futuh us Salatin, Mallika Kafur was instructed by Alauddin Khilji to march into the Deccan
एंड डैश। ओके, सो इस बुक के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को क्या इंस्ट्रक्शंस देके डेक्कन में भेजा था। ओके, सो इफ वी सी के भाई डिस्ट्रॉय कर दो ककाटिया पावर को, खिलजी रूल एस्टेब्लिश कर दो, ककाटिया को कैपिटल पे अटैक करो एंड रीइंस्टेट द किंग इफ ही सबमिटेड, है ना, क्या अगर उसको वापस बिठा देना अगर वो सबमिट कर देता है तो, establish matrimonial alliances with the Deccani princess families और bypass the Kakatiyas and go straight to the Pandyan kingdom of Madurai। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को दिए थे, दैट वाज अटैक द ककाटिया कैपिटल, और अगर वो मान जाते हैं सबमिट करने के लिए तो उनको वापस राजा भाई पे भेज देना। ओके, so that was the instruction given by Alauddin Khilji। In 1299, Alauddin Khilji undertook the first expedition to the region of Dash। Okay, कि कौन से region में अलाउद्दीन खिलजी अपना first expedition लेते हैं। Okay, so your correct option will be option number D, गुजरात। Okay, so ये आपको हर major king का expeditions, first expeditions, important expedition, okay, या ऐसा कोई expedition जहाँ पे वो king गया and that became the last expedition of that particular king, so these conquests are very important। Okay, सो फर्स्ट एक्सपीडिशन की बात हो रही है, सो फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज गुजरात एक्सपीडिशन। इसी के साथ देख लेते हैं कि इनके बाकी के एक्सपीडिशंस कहाँ कहाँ हुए थे। गुजरात 1299, उलुग खान एंड नुसरत खान कमांडर थे। ओके, डिफीटेड राजा करण ऑफ गुजरात, प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल एंड कैप्चर्ड मलिक कफूर। ओके, सो यहाँ पे मलिक कफूर को यहाँ पे खरीद लिया जाता है एंड देन ही बिकेम वन ऑफ हिज ट्रस्टेड जनरल्स। रणथंबोर 1301 सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए अब काफी बार ना आपको अरेंज करने के लिए भी आता है कि अरेंज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा सीक्वेंस पता होना इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिफीटेड राणा हमीर देव ऑफ रणथंबोर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सीज। ओके, देन मेवाड़ चित्तौड़। ओके, 1303, आपने कभी रानी पद्मावती के जौहर वाली जो कहानी है ओके वो आपने सुनी होगी। ओके, सो दैट इज रिलेटेड विद दिस अलाउद्दीन खिलजी। ओके, and Chittorgarh Fort after a long siege. The legend of Rani Padmini's Johor is associated with this siege. Okay, Malwa and Mandu 1305. Okay, annexed Malwa including Mandu, Ujjain, Dhar and Chanderi, इन regions को इन्होंने annex किया। Then Warangal तेलंगाना 1309, जिस मलिक कफूर, ठीक है, तो मलिक कफूर को यहाँ पे भेजा था। इससे ककाटिया किंगडम प्रताप रुद्र देवा सेकंड जो थे उनके अंडर इन्होंने उनके टाइम फ्रेम पे इन्वेड किया एंड फोर्स्ड टू पे हेवी ट्रिब्यूट बट नॉट कंप्लीटली एनेक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे इनसे बहुत सारा पैसा ले लिया गया बट कंप्लीटली एनेक्स यहाँ पे नहीं किए। ओके, नेक्स्ट देवगिरी महाराष्ट्र 1308 to 1313। ओके, मलिक कफूर रिपीटेड एक्सपीडिशन अगेंस्ट द यादवा किंगडम, यादवा किंगडम के खिलाफ लगातार रामचंद्र देवा एंड शंकर देवा बहुत फाइट किए ये लोग अलाउद्दीन खिलजी से। ओके, बट लेटर ऑन ये डिफीट होकर एनेक्स हो जाता है। ओके, द्वार समुद्र कर्नाटका 13010, मलिक कफूर। ओके, देखो अभी मलिक कफूर को साउथ में बार बार इसको भेजा गया वहां पे। ओके, सो ही इन्वेडेड द होयसला किंगडम अंडर वीर बल्लाला III। He extracted wealth as a tribute. Okay, then Madurai, Tamil Nadu, 1311. Malik Kafur, he defeated the Pandyan king under Sundara Pandya and Veera Pandya and plundered the region extensively. Okay, and then Kohinoor Diamond का जो ये सिनेरियो है, okay, 13010 में मलिक कफूर का जो वरंगल एक्सपीडिशन था, okay, वहां से ये कोहिनूर डायमंड वाज सपोजिटली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द वरंगल कैंपेन। ओके, सो ऐसा बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मलिक कफूर यहाँ से कोहिनूर डायमंड लेके आया था। ओके, और उसने फिर वो जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, हु वाज वाली उल खरज। ओके, वाली उल खरज ये कौन हुआ करते थे। सो इफ यू आर थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन चीजों की जानकारी है, ओके, कि खरज माने कि क्या, ओके, सो यहाँ से ये चीजें आप डिकोड कर सकते हो। ओके, सो खरज somewhere or the other revenue। okay, so officer in charge of the revenue administration। okay, ibn battuta के according wali ul kharaj was administrative officer। who among the following kings sent a gift of Kashmiri shawl to the emperor of China। okay, again very important कि इसमें से कौन सा ऐसा following kings है जिसने कश्मीरी शॉल भेजी थी to the emperor of China। okay, so your correct answer here will be Mohammed bin Tughlaq। okay, so Mohammed bin Tughlaq ने कश्मीरी शॉल भेजी थी। The invasion of Timur marked dash। okay, so Timur का invasion यहाँ पे क्या mark करता है। and on effective control of the Delhi Sultanate, okay, outside its immediate neighborhood, या Mongol rule over India, end of trade with Central Asia, या fragmentation of political system across India। okay, so of course
the end of the effective control of the Delhi Sultanate outside its immediate neighborhood. Okay, so तिमूर के इन्वेजन की वजह से दिल्ली सल्तनत के आसपास का जो रीजन था, ओके, वहां पे दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा कंट्रोल कम हो गया था. ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. The Sultan who called himself Naib-e-Khudai or Deputy of God was dash. Okay, so ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ओके, so अगर यहाँ पे हम देखें कि कौन से ऐसे राजा थे, so he was Balban. Okay, Balban was the king who used to call him, you know, deputy of God, shadow of God. Okay, सिजदा एंड पाइबोस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. बेसिकली इनको ऐसा था कि किंग की पोजीशन सुप्रीम होनी चाहिए. ओके, देयर इज नो वन अबाउट गॉड. आप नो वन अबाउट किंग, आप किंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज ही इज डेप्यूटी ऑफ गॉड, है ना, वो गॉड की तरफ से आया हुआ बंदा है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. सो बलबन वाज डिटरमाइंड टू रिस्टोर द पावर ऑफ द किंग. ओके, सो इसलिए उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए. Next, the description of the Sultanate of Mabar is given by dash. Okay, so Mabar जो रीजन है इसका डिस्क्रिप्शन हमको किसके इससे देखने के लिए मिलता है. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमको देखने के लिए मिलता है by the accounts of Marco Polo. Okay, Marco Polo again an important traveler who came to India. ठीक है, तो उनके अकाउंट्स में हमको ये सल्तनत ऑफ मबार का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट, निमितनामा ये क्या है. ठीक है, अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम मांडू इज अ कलेक्शन ऑफ डैश. सो निमितनामा ये क्या है. ओके, सो निमितनामा की अगर हम बात करें तो इट इज अ कुकरी बुक. ओके, रेसिपीज की बुक है. ओके, तो इसमें निमितनामा में आपको बहुत सारी रेसिपीज देखने के लिए मिल जाएगी. देखो हम कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई रेसिपी की तरफ देखेगा भी नहीं, क्या हिस्टोरिकल बुक है, क्या रेसिपी की बुक होगी, तो कोई भी नहीं बाकी के तीन में से तुक्का लगा के आएगा. बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती. ओके, सो निमतनामा अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. निमतनामा आपका कुकरी बुक है. ओके, रेसिपीज का बुक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. The Bahmani kingdom was divided into provinces which were known as dash. Okay, so provinces को क्या बोला जाता था ये यहाँ पे आपको बताना है. अगेन ये सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है. ओके, सो अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग चीजें है. ये सारे ही आंसर यहाँ पे राइट है, ए बी सी डी. ओके, सो ए बी सी डी ऑल आर योर करेक्ट ऑप्शंस. Sir Thomas Roe was sent as the English ambassador to the court of which Mughal emperor? Okay, कौन से मुगल एम्परर के टाइम फ्रेम पे सर थॉमस रो ये भारत आते हैं. ओके, सो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर के टाइम फ्रेम पे. एक्चुअली इनको आना था अकबर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये भारत आए तब तक अकबर वाज नो मोर एंड जहांगीर स्टार्टेड रूलिंग इंडिया. ओके, सो रूलिंग द मुगल डायनेस्टी. ओके, सो दैट वाज द थिंग. सो जहांगीर, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन किस किस टाइम फ्रेम पे भारत आए थे. ओके, सो रैल्फ फिच क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम फ्रेम पे इनको भेजा गया. अकबर के टाइम फ्रेम पे आए 1583 टू 1591. ओके, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेवलर. ओके, केम ओवरलैंड विद पार्टनर जॉन न्यूबेरी, विलियम लीड्स एक्सेट्रा फॉर ट्रेड एक्सप्लोरेशंस. ओके, एंड गेव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया अपॉन रिटर्न. ओके, वापस जाने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई. सर थॉमस रो किंग जेम्स वन के अंदर आए थे, जहांगीर के टाइम फ्रेम पे आए 1615 से 1619. First official British ambassador to the Mughal court, he sent to obtain, you know, trade privileges for the East India Company, granted permission to establish a factory at Surat, and his writing gives us a detailed account into the Jahangir's court. विलियम हॉकिंस. ओके, सो विलियम हॉकिंस की अगर हम बात करें, सो किंग जेम्स वन अगेन जहांगीर 1601 sorry 1608 to 1611. ओके, अराइव्ड एट द मुगल कोर्ट विद द लेटर फ्रॉम किंग जेम्स वन. ओके, और इनको यू नो गेन्ड फेवर्स विद जहांगीर हु रिफर्ड टू एज इंग्लिश खान. ओके, इंग्लिश खान के नाम से इनको जाना जाता है. So he failed to secure the exclusive trade privileges, gained some concessions. Okay, सर थॉमस हर्बर्ट इंग्लिश क्राउन शाहजहां के टाइम फ्रेम पे आए 1629 टू sorry 1626 to 1629. Okay, he was accompanied by Sir Dudmore Cotton, okay, as an ambassador to Shah Jahan's court. Okay, their mission failed, but Herbert's writing provide a description of Shah Jahan's empire. Okay, John Sermon and Edward Stephenson, East India Company, Farooq Siyar 1715. Okay, so Farooq Siyar को you know फरमान देते हैं वो उनको. ओके, सो सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी नेगोशिएटेड द फारूक सियार फरमान ग्रांटिंग सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रिविलेजेस एंड अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेड. ओके, जो गड़बड़ है ना ये यहीं से स्टार्ट होती है. ये जो फारूक सियार इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो अलाउंस दे देते हैं, ओके, यहीं से ये सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है. ओके,
So these were few important Englishmen who came to India ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ मुगल्स. इसके बाद तो बहुत सारा है, बट मुगलों के टाइम फ्रेम पे जो है वो हमने डिस्कस किया. ओके, among the following English traveler visited India during the reign of Akbar. ओके, सो अकबर के टाइम फ्रेम पे कौन आए थे? अभी जस्ट हमने ये चीज डिस्कस की. ओके, सो इसमें से आपका करेक्ट आंसर इज रैल्फ फिच. ओके, रैल्फ फिच वाज द करेक्ट आंसर. The Mughal Empire in the 17th century had three recognized capitals. Which were they? Okay, so तीन ऐसे important capital जो उस समय हुआ करते थे. Okay, मुगल एम्पायर के कौन से थे? Okay, so you can get confused between first and D. Okay, A and D. बाकी दो तो एकदम illogical. सूरत and बुरहानपुर. It isn't making any sense. Okay, so elimination अगर हम आए तो A and D. Okay, but again जो आपका correct option यहाँ पे है, that is option number A. दैट इज दिल्ली, आगरा एंड लाहौर. ये तीन इंपॉर्टेंट कैपिटल्स थे मुगल एम्पायर के. ओके, द फर्स्ट ट्रू आर्क इन इंडिया इज फाउंड इन डैश. ओके, लाइक प्रॉपर जो इस्लामिक टाइप का आर्क होता है वो आपको किसके कौन से मॉन्यूमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है? ओके, सो यहाँ पे अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, टूम ऑफ बलबन. ओके, सो टूम ऑफ बलबन में आपको ये प्रॉपर आर्क देखने के लिए मिलता है. बीजापुर एंड गोलकोंडा clashed over the possession of dash. ओके, सो ये लोग जो बीजापुर एंड गोलकोंडा जो बहामनी सल्तनत के ही बाद में जो टुकड़े हो जाते हैं उसमें से बीजापुर एंड गोलकोंडा बनता है. ओके, सो बीजापुर एंड गोलकोंडा ये किस चीज के लिए लड़ते थे? ओके, so they used to fight for the possession of नालदुर्ग. ओके, या नलदुर्ग भी बोलते हैं. ओके, सो उसके लिए ये लोग फाइट करते रहते थे. In the Mughal administration, who was Diwan A Buyutak? Okay, Diwan A Buyutak कौन थे? Okay, so he was officer concerned with the finances of the royal household, including the कारखानाज. Okay, so कारखानाज का जो royal household था उसके लिए ये ऑफिसर थे. ओके, इसी के साथ देख लेते हैं कि बाकी के आपके ऑफिसर्स कौन कौन हुआ करते थे. दीवान ए वजारत, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, इसके हेड आपके दीवान या वजीर. दीवान ए आला, okay, he managed the revenue collection, taxation and expedition, supervised the jagirs and revenue administration, prepared the imperial budget and accounts. Diwan A Aris, that is military department. Mir Bakshi, okay, head of the military administration. Okay, then in charge of the recruitment, salaries and ranking of the mansabdar. Okay, and maintain records of horses and soldiers. Diwan-e-Insha, Royal Correspondence Department. Okay, Mir Munshi managed royal correspondence and official communications, drafted farmans, that is royal orders and official letters. Diwan-e-Risalat, Foreign Affairs. Okay, Sadarus Sadar ya Mir Munshi dealt with diplomatic relations with foreign states, maintained correspondence with the foreign ambassadors and neighboring kingdoms. Diwan-e-Qaza, Judicial Department, Qazi Quzzat. Okay, he headed the judicial system. Okay, administered by Sharia law and civil justice, appointed qazis in various provinces, districts. Diwan-e-Bandagan, that is Department of Slave. Okay, Mir Saman managed the imperial household and the slaves, responsible for training and employing slaves in various departments. Diwan-e-Khairat, that is charity department, Sadarus Sadar. Okay, managed the religious endowment, that is Waqf, and charity grants, that is Inam, Madad-e-Maash. Okay, distributed aids to religious scholars and charitable institutions. Diwan-e-Amir-e-Ko, that is public work department, Amir-e-Ko. Okay, responsible for the construction and maintenance of ports, roads, irrigation works, etc. Diwan-e-Barid, intelligence department. Okay, Daroga-e-Barid, chief intelligence officer, collected intelligence from provinces, maintained and efficient communication network. Okay, Diwan-e-Bayutak, that is manufacturing and artisans. Okay, Mir Saman, okay, he supervised the imperial workshop, that is Karkhanas. Okay, managed production of textile, weapons and jewelries. Diwan-e-Mal, that is land revenue department. Diwan-e-Namir managed the land revenue collections, implemented revenue assessment system, that is Zapti and Gulabakshi. Diwan-e-Tan, that is salary and payment department. Diwan managed disbursement of salaries to mansabdar and officials, maintained records of payroll and revenue assignments. Diwan-e-Mazlim, court of appeal, emperor or chief qazi. Okay, highest court of the appeal,
फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जैसे हमारे यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट होता है, ओके, एड्रेस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट ऑफिशियल्स एंड नोबल्स, ओके, सो ये ऐसा हर कोई नहीं जा सकता, किसी ऑफिशियल या नोबल के अगेंस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम है तब उस कोर्ट में आप जा सकते हो। दीवान ए खालसा, दैट इज क्राउन लैंड डिपार्टमेंट, दीवान, ओके, मैनेज द क्राउन लैंड, दैट इज खालिसा लैंड, ओके, directly under imperial control, and the revenue generated went directly to the imperial treasury, okay, so this were the आपके ये जो terms and उनके कुछ मीनिंग्स है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेडिवल टाइम फ्रेम या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली ये लिस्ट आपके पास हैंडी होनी चाहिए, ओके, वंस अ डे आप इस एक रिवाइज कर लो एक बार, ओके, इसको रट्टा नहीं मारना है, सी इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वंस यू जस्ट रीड इट, एक बार आप दिन में पढ़, थोड़े दिन में आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको कुछ कुछ टर्म्स की मीनिंग पता होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके, यू सी ह्यूमन माइंड है, पूरा सब कुछ तो आप नहीं रीड कर सकते, बट इफ यू नो फ्यू थिंग्स ऑल्सो, so elimination की technique के through भी you can reach out to the answer, okay, that is very important, okay. Next, RP Tripathi has described the Mughal theory of kingship as dash, okay, RP Tripathi ने मुगल किंगशिप की जो थ्योरी है उसको क्या कह के उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ओके, टर्को मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप, मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप, डिवाइनली अपॉइंटेड किंगशिप, ऑटोक्रेटिक किंगशिप, ओके, सो इट इज टर्को मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप, ओके, बिकॉज इफ यू आर अवेयर थोड़ा भी के जो टर्क्स एंड मंगोल्स थे, ओके, उन्हीं के ब्लड लाइन से बाबर बिलोंग करते थे, ओके, सो उसी के ऊपर आपके मुगल थ्योरी वो उन्होंने रेडी किया है, ओके, सो आंसर नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, which historian has said that Aurangzeb's failure against the Marathas was because of his inability to comprehend the nature of the Maratha movement? Okay, तो ऐसा किसने बोला है कि औरंगजेब का जो फेलियर मराठास के खिलाफ था वो इसलिए था कि मराठा के मूवमेंट को वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे घूम रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को जो समझ नहीं पाया वो, ये ऐसा किसने डिस्क्राइब किया है, ओके, सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ओके, सो ऐसा डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके सतीश चंद्रा, ओके, सो सतीश चंद्रा के अकॉर्डिंग औरंगजेब इस चीजों को समझ नहीं पाया। नेक्स्ट, जहांगीर शाह असेंडेड द थ्रोन एट डैश, ओके, सो जहांगीर शाह कहाँ राजा बने, ओके, कहाँ उन्होंने अपना थ्रोन एक्सेप्ट किए, ओके, सो दैट वाज एट लाहौर, ओके, यहाँ पे देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज दिल्ली और आगरा, ओके, बट लाहौर जैसे हमने पहले भी देखा कि थ्री इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, ओके, ऑफ मुगल, सो दैट वाज दिल्ली, आगरा एंड लाहौर, सो लाहौर में उन्होंने वहां पे अपना थ्रोन असेंड किया था। The first systematic biography of Chhatrapati Shivaji Maharaj was written by Dash. Okay, so शिवाजी महाराज की पहली systematic biography किसने यहाँ पे लिखी है? Okay, so यहाँ पे again Cosmo de Guarda. Okay, Cosmo de Guarda was the person who has written a systematic biography of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Next, what is meant by Khurd and Budrak? Okay, Khurd और Budrak क्या है? Okay, so these were the original and extended settlement of villages respectively. Okay, so they were to the original and extended settlement of the villages respectively. Okay, so again a basic ये factual question है. Okay, सारा दिमाग नहीं लगाना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो you can randomly mark it. करुक was a tax levied on dash. Okay, करुक ये जो टैक्स है ये किस पे लगाया जाता था? अगेन फैक्चुअल, सो इट वाज ऑन विलेज आर्टिसंस. ओके, विलेज आर्टिसंस पे ये टैक्स लगाया जाता था. हुंडी was a dash. Okay, हुंडी क्या हुआ करती थी? तो मेडिवल इंडिया में इफ यू सी, सो हुंडी was a bill of exchange. ओके, जैसे कि आज हमारा चेक सिस्टम होता है ना, यहाँ से पैसे आपको कोई लिख के देगा चेक और फिर आप जाके आपके बैंक में डालोगे एंड यू विल गेट योर अमाउंट. ओके, सो एट दैट सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज देयर. ओके, सो इसको हम बोलते थे बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट, Dash was a loan for extending and improving agriculture in medieval North India. Okay, so North India medieval time frame पे कौन सा ऐसा टैक्स था या लोन था? ओके, लोन, ओके, जो आपके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हुआ करता था. ओके, सो दैट वाज सोनधर. ओके, सो सोनधर वाज द लोन फॉर एक्सटेंडिंग एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इन medieval India. The Sardesai of Kudal was accused of attacking and robbing Portuguese vessels at sea in Dash. Okay, so Kudal के सरदेसाई को कब accuse किया गया for attacking and robbing Portuguese vessel. Okay, so it was in 1726. Okay, 1726 में उनके ऊपर ये charges
उन्होंने ये किया। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय पैमाइश। ओके, पैमाइश ये क्या हुआ करता था? सो अगेन असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ओके, सो अगर आप देखो कि ये जो आपके ऐसे जो टर्म्स बेस्ड ये है ना, ये आपके रेवेन्यू से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रेंड कि आप रेवेन्यू रिलेटेड टर्म्स को अच्छे से एक बार देख के जाना। ओके, सो रेवेन्यू रिलेटेड टर्म्स, असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ओके, what are Genizar documents? Okay, like पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, मींस इट इज वेरी फैक्चुअल, यू हैव टू नो अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो। ओके, सो व्हाट आर दी जेनिसा डॉक्यूमेंट्स? तो जेनिसा डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ करते थे? दीज वेरी डॉक्यूमेंट्स अबाउट द इंडिया ट्रेड ऑफ जूइश मर्चेंट्स फ्रॉम कायरो। ओके, सो कायरो से जो जूइश मर्चेंट्स इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, उनके ये डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनको हम बोलते थे जेनिसा डॉक्यूमेंट्स। Which of the following is not regarded as a feature of Indian feudalism? Okay, Indian सामंतवाद के इसमें से क्या फीचर्स नहीं है? ओके, सो इसमें से जो अगर फीचर्स नहीं है, that is extra economic coercion was exercised by military land holders. ओके, ऐसा नहीं था। ओके, लश्करी जमीन धारकाडून जबरदस्ती ने अतिरिक्त आर्थिक भार लादला जाई। ओके, दिस was not the feature of Indian फ्यूडलिज्म। ओके, और बाकी का भी एक बार देख लेते हैं। ये नहीं था मतलब बाकी के तो थे। ओके, सो फोर्स्ड लेबर वाज वाइडली प्रेवलेंट। यस, हमने पढ़ा है फोर्स्ड लेबर टैक्सेस के फॉर्म में भी हुआ करता था। ओके, the number of sharecrops increased. Okay, sharecroppers increased हुए, and the village economy was relatively closed. Okay, village economy बहुत ही ऐसा closed economy, self sufficient economy भारत में हुआ करती थी। so village economy was relatively closed. Okay, so थर्ड आपका नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है। ओके, Who was Zamorin? Okay, so Zamorin कौन थे? Zamorin को आप यूजुअली पढ़ते हो वास्को ड गामा के टाइम फ्रेम पे, दैट वास्को ड गामा लैंडेड और फिर वो Zamorin से मिलने के लिए गए। ओके, सो Zamorin कौन है? सो अगेन अ वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन। Zamorin जो रूलर ऑफ कैलिकट हुआ करते थे उनको हम Zamorin बोलते थे। ओके, सो द रूलर ऑफ कैलिकट वाज नोन एज Zamorin। The port of Thatta and Lahiri Bandar are located on dash. Okay, ये कहाँ located है ये Thatta and Lahiri Bandar? Okay, so again geography related basic question. So यहाँ पे है आपका Indus River. Okay, Indus River पे आपका Thatta and Lahiri Bandar यानी कि ports ये दोनों यहाँ पे located है। By which treaty did Peshwa Bajirao II accept the subsidiary alliance? Okay, subsidiary alliance यहाँ पे किस treaty के तहत पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक्सेप्ट की थी? ओके, सो दैट वाज अंडर द ट्रीटी ऑफ वसई और द ट्रीटी ऑफ बसैन। ओके, वसई का पहला नाम बसैन था। ओके, एंड लेटर ऑन इट बिकेम वसई। सो ट्रीटी ऑफ वसई के तहत पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ओके, देख लेते हैं एक बार ट्रीटीज जो मराठाज ने साइन की अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ओके, सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फ्रॉम 1775 टू 1782। ओके, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ 1775 में between Raghunath Rao, who is Raghubai, and British East India Company. Basically, Raghunath Rao revolted and he went to British East India Company against the Peshwa. Okay, and then the British agreed to help Raghubai in the quest for Peshwaship in exchange of a Salsit and Vasai. ठीक है, तो यहाँ पे Salsit और Vasai इनको मिल गया, and then फिर उन्होंने हेल्प करने का वादा किया। Then Treaty of Purandar 1776, it was signed between Nana Fadnavis, that is Maratha Chief Minister, and Britishers. Okay, so Raghunath Rao was abandoned by the Britishers. यहाँ पे ये डिमांड रखी गई थी कि आप लोग रघुनाथ राव का हेल्प नहीं करोगे। ओके, एंड ब्रिटिश रिटेन्ड सालसेट एंड भरूच। ओके, सालसेट एंड भरूच उनके पास रहा। Then Treaty of Salbai 1782, it ended the first Anglo-Maratha war. Okay, it restored the status quo and recognized Madhavrao II as the Peshwa. Okay, basically ये पूरा जो झमेला था ये झमेला पेशवाशिप के लिए था। Okay, so at the end Treaty of Salbai के तहत माधवराव को पेशवा रिकॉग्नाइज किया गया, एंड ब्रिटिश रिटेन्ड सालसेट एंड भरूच बट रिटर्न अदर टेरिटरी, जो भी उन्होंने बाकी की चीजें ले ली थी वो उन्होंने रिटर्न कर दी, एंड ये पीस एस्टेब्लिश होता है बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश फॉर 20 इयर्स। ओके, फिर आता है 20 इयर्स भी खत्म हो गए, उसके बाद में आता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज फ्रॉम 1803 टू 1805। ओके, ट्रीटी ऑफ बसीन। ओके, जो अभी हमने देखा। ओके, 1802 it was signed between Peshwa Bajirao II and British. Okay, Peshwa agreed to accept British protection and maintain a subsidiary force. Okay, basically subsidiary alliance उन्होंने किया, and it led the resentment among the Maratha chiefs, especially Scindias and Holkars, because इनको ये चीज मराठा कॉन्फेडरेसी थी, सिंधियास थे, होलकर्स थे, गायकवाड़ थे। ओके, सो इनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आई।
Then Treaty of Devgaon 1803, it was signed between Bhosle rulers of Nagpur, that is Raghuji II and British, okay, and Bhosle ceded Cuttack, Balasore and parts of Odisha. Treaty of Surji Arjun 1803, it was signed between Daulat Rao Scindia and the British, okay. अब देखो यहाँ पे मराठा माने कि सिर्फ पेशवा नहीं, यहाँ पे फिर वो जो कॉन्फेडरेसी जो अभी हमने बात की वो सारे इसमें आ जाते हैं, ओके. Then Scindia ceded territories north of the Yamuna River, including Delhi and Agra. Then Treaty of Rajpur Ghat, okay, 1805, it was signed with Holkar, Yashwantrao Holkar. British abandoned their policy of aggressive expansion for a while. कुछ समय के लिए उन्होंने अपना aggressive expansion यहाँ पे छोड़ दी. फिर आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. Treaty of Mandsaur 1818, it was signed with Holkar, Malharrao Holkar II. Okay, Holkar accepted the British sovereignty and became a subsidiary ally of the British. At the end, Holkar ने भी subsidiary alliance को accept कर लिया. Treaty of Pune 1817, okay, signed with Peshwa Bajirao II, okay, and ceded the territories to the British and became as a pensioner. Okay, effectively ended the Peshwa political authority. Treaty of Gwalior 1870, signed with Scindia, Daulat Rao Scindia, and Scindia accepted the British supremacy and agreed to disband his army. Treaty of Nagpur 1818, signed with Appa Sahib Bhosle. Bhosle ceded the territory and became a subsidiary alliance of the British. Okay, so ऐसे करके मेजोरिटी चीजें सब ब्रिटिशर्स के पास जाती गई एंड 1818 फाइनली आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ मराठास केम टू एन एंड. देन कमिंग टू 69th question. In the 18th century, certain new states came up in protest against the Mughals. Which of the following was not a new state? Okay, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट नहीं था जो मुगल्स के अगेंस्ट में उस समय आए थे? तो ये आपको यहाँ पे बताना है. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो दैट विल बी योर पंजाब बंगाल. ओके, बिकॉज जाट्स पंजाब में आपके सिख लोग, मराठास, ओके, दीज वर ऑल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, सो न्यू स्टेट्स उस समय बने थे 18th सेंचुरी के आसपास. ओके, एंड इसमें से जो एक नहीं था दैट वाज बंगाल. Okay, Dash undertook the earliest systematic study of the Indian architecture. Okay, Indian architecture की systematic study first time किसने किया? Okay, so yeah, the earliest systematic evidence. Okay, again factual question, James Ferguson. Okay, James Ferguson ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने Indian architecture को अच्छे से systematically study किया. Which of the following was not a base of the Portuguese in India? Okay, Portuguese का इसमें से कौन सा base नहीं था? Okay, so जो नहीं था that was Masulipatanam. Okay, Masulipatanam was not the base of Portuguese in India. बाकी सारे ही इनके base थे, Nagapattinam, Santhome and Cochin. Okay, so rest all were the base of Portuguese in India. Who among the following historians had used the phrase Vasco da Gama age? Okay, so Vasco da Gama age, ये किसने use किया है ये phrase? Again a factual question. So K.M. Panikkar. Okay, K.M. Panikkar is the person who has used this phrase Vasco da Gama age. The author of Mirat ul Akbar was dash. Okay, again बहुत ही basic question. Okay, so Mirat ul Akbar के author कौन है? So Raja Ram Mohan Roy. Okay, so पर्शियन में एक पैम्पलेट आया करता था मिरातुल अकबर, राजा राम मोहन रॉय उसको लिखते थे. ओके, सो राजा राम मोहन रॉय विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the civil servant who later became the governor of Bombay did not approve of Lord Dalhousie's policy of annexation. Okay, so इसमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो बाद में गवर्नर बनते हैं बॉम्बे के? ओके, लेकिन इनको लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी है वो इनको पसंद नहीं आ रही थी. ओके, बेसिकली लॉर्ड डलहौजी की क्या पॉलिसी थी? सो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी की थी, तो ये पॉलिसी इनको पसंद नहीं आ रहे थे. सो दैट पर्सन वाज सर जॉर्ज रसेल क्लार्क. ओके, सर जॉन रसेल क्लर्क ऐसे व्यक्ति थे जिनको लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही थी. In 1845, the British purchased this Danish fort in India. Okay, Britishers ने कौन सा Danish fort इसमें से purchase किया? Okay, so that was Dansburg. Okay, Dansburg was the fort which was purchased by Britishers in 1845. Next, who stated that the event of 1857 started as a religious movement but ended as a people's movement? Okay, so कौन है, किसने ऐसा बोला कि
1857 की जो क्रांति है और द रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट इट एंडेड एज अ पीपल्स मूवमेंट. ओके, सो योर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस एन सेन. ओके, एस एन सेन ये बोलते हैं कि ये एक रिलीजियस मूवमेंट से पीपल्स मूवमेंट बन गया. आई गेस यू ऑल आर अवेयर कि कैसे ये रिलीजियस मूवमेंट, ओके, रिलीजियस मूवमेंट, वो जो कार्ट्रिजेस थी दैट वाज मेड फ्रॉम द काउ एंड द पिग्स फैट. ओके, सो all that was the story of the revolt of 1857, but at the end it became a people's movement. So this statement was quoted by Dr. S. N. Sen. Okay, अभी देख लेते हैं कि बाकी लोगों ने क्या क्या इस चीज के लिए बोला है. बिकॉज 1857 रिवोल्ट was a major landmark in Indian history और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं. ओके, सो उसी में हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं. दैट द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, इट वाज पब्लिश्ड इन डेली न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून 1857. ओके, देन बीडी सावरकर, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. ओके, सो ये इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोलते हैं. ओके, देन बेंजामिन डिसराइल, ओके, कॉल्ड इट एज नेशनल रिवोल्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, Lord Canning referred to rebel as deluded men but avoided retribution, earning the nickname Clemency Canning. Okay, so Clemency Canning, Chalak Canning जिसको हम बोलते हैं. Okay, so that was Lord Canning. Okay, then T.R. Holtzman, historian, he describes the revolt as a conflict between civilization and barbarism. Okay, मतलब यहाँ तो हद हो गई है. मतलब ये उनको सिविलाइज्ड पर्सन बता रहे हैं और हमको बार्बेरियंस बता रहे हैं. ओके, बार्बेरियंस बेसिकली जिसको कुछ आता जाता नहीं है उसको हम बार्बेरियंस बोलते हैं. ओके, आर.सी. मजूमदार बोलते हैं कि इट इज नीदर द फर्स्ट नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, ये बोलते हैं कि ये पहला भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये पहला ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ही नहीं पहले, तो ऐसा. सो ये आर.सी. मजूमदार इसको ऐसे बताते हैं. Jawaharlal Nehru called it the first expression of organized resistance to the British rule in the discovery of India. Okay, again important discovery of India किसकी बुक है? So discovery of India जवाहरलाल नेहरू की बुक है. इसमें ये बता रहे हैं कि the first expression of an organized resistance to British rule in India. Okay, S.N. Sen, the revolt was much more than a mutiny, though not yet a war of independence. Okay, so S.N. Sen अभी हमने एक उनका पढ़ा कि रिलीजियस मूवमेंट नहीं होके पीपल्स मूवमेंट है. दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि ये म्यूटिनी से तो बहुत ज्यादा बड़ा था. ओके, ये एक विद्रोह से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था. ओके, एंड इट वाज नॉट अगर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है फिर भी इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल. Sir John Lawrence, a military mutiny, okay, though the discontent had a social and political element. Okay, military लोगों ने mutiny किया. Okay, the officer जो Indian officers जो British इसमें थे उन्होंने ये mutiny किया, but इसका जो discontent है वो social and political element से काफी ऊपर था. Sir James Outram, okay, he acknowledged the bravery of Indian rebels but maintained colonial justification. Okay, of course अब वो लोग सब Britishers है तो उसको justify करेंगे. Okay. Next, coming to in 1870, the London Times reported that Dash organized a public meeting in Bombay to protest against the rise in income tax. Okay, so इसमें से अभी छोड़ दो सब लंदन टाइम्स वगैरह, हमें इससे क्या लेना है. ओके, जस्ट गो विद द डेट और यहाँ पे देखो कि बॉम्बे में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस समय एग्जिस्ट कर रहा था. ओके, दैट्स इट. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बॉम्बे एसोसिएशन. ओके, सो बॉम्बे एसोसिएशन 1870 में लंदन टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि बॉम्बे एसोसिएशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक मीटिंग कर रहा है बॉम्बे में इन इन अगेंस्ट इनकम टैक्स. ओके, इन राइज ऑफ इनकम टैक्स. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे एसोसिएशन. अब देख लेते हैं बॉम्बे एसोसिएशन क्या था. बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है. ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1852. ऑफ कोर्स बॉम्बे में इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे जो की मेंबर्स. सो जगन्नाथ शंकर शेठ, दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी जीजी बॉय एंड भाऊदाजी लाड. बॉम्बे की हिस्ट्री के लिए ये चारों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. इसका पर्पस क्या था? सो इसका पर्पस वाज टू प्रमोट इंडियन इंटरेस्ट अंडर ब्रिटिश रूल एंड रिप्रेजेंट नेटिव ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लेटर ऑन सेम पर्पस के हिसाब से कांग्रेस भी फॉर्म होती है कि हमारी जो बातें हैं वो हमको ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट ऑल दीज फोर पर्सनालिटीज, जगन्नाथ शंकर शेठ, दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी जीजी बॉय एंड भाऊदाजी लाल. ओके, इनका सबका ऐसा ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे टर्म्स पे थे ये लोग. ओके, सो इनका सबका ऐसा मानना था कि हमें अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए. तो उस उद्देश्य से ये बना था. ओके, नेचर कैसा था? तो मॉडरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था. ओके, ये ऐसा कुछ किसी के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. ओके, सो लॉयर्स, मर्चेंट्स, रिफॉर्मर्स, जो एजुकेटेड इलाइट्स ऑफ द बॉम्बे थे, ओके, वो इसका हिस्सा थे.
लैंग्वेज यूज्ड इंग्लिश ऑफ कोर्स बिकॉज अभी ब्रिटिशर्स को आप हिंदी या मराठी में कुछ लिख के दोगे तो उनको समझेगा नहीं. ओके, सो इंग्लिश वाज द कम्युनिकेशन विद द ब्रिटिश एसोसिएशन. ओके, एक्टिविटीज, तो पेटिशन करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इंडियन अथॉरिटीज. ओके, वॉइस ऑपोजिशन टू द अनजस्ट लॉज एंड पॉलिसीज. ओके, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उनका ऐसा हिसाब किताब था. नोटेबल पेटिशन, सो इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो आया था उसके खिलाफ इन्होंने फॉर नॉट एक्सपांडिंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था, तो ये इश्यू इन्होंने रेज किया था. देन सिग्निफिकेंस, फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, एंड इंस्पायर्ड सिमिलर एसोसिएशन अक्रॉस इंडिया. ओके, सो प्रीकर्सर है एक जो पहले है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी पहले है. ओके, सो ये प्रीकर्सर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बाकी के देश के बाकी के कोनों में भी लोगों ने इंस्पायर हो के अलग तरह सेम तरह के ऑर्गेनाइजेशन खोले. इसका डिक्लाइन हुआ, लॉस्ट इट्स इन्फ्लुएंस आफ्टर 1870s एज न्यूअर ब्रॉडर माइंडेड based political organizations emerged such as Pune Sarvajanik Sabha and Indian National Congress. Okay, so और भी बड़े political organizations जैसे जैसे देश में आने स्टार्ट हुए वैसे वैसे इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम हो गया. Next, if we talk about that, who was the chief advisor and confidant of Sayyid Ahmad Khan? Okay, so Sayyid Ahmad Khan के chief advisor and confidant कौन थे? So again, basic basic तो नहीं but factual question है. Okay, so Theodore Beck was the person who was chief advisor and confidant of Sayyid Ahmad Khan. Who said, I learnt my first lessons in politics at the feet of सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ओके, सो किसने ये कहा है कि मैंने अपने पहले जो लेसन्स हुआ करते हैं पॉलिटिक्स के वो मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंडर रह के सीखे हैं. ओके, सो दैट पर्सन वाज मोहम्मद अली जिन्ना. ओके, MA जिन्ना वाज दैट पर्सन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी वाज कौन थे? ओके, सो महात्मा गांधी ने फाउंड किया इस चीज को, बट इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे? सो दैट वाज GD बिरला. ओके, GD बिरला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. तो क्या था हरिजन सेवक संघ? फाउंडेड इन 1832 महात्मा गांधी के द्वारा, ओरिजिनली एट साबरमती आश्रम एंड लेटर इन दिल्ली. उसको शिफ्ट कर देते हैं हेडक्वार्टर. ओके, इसके मेन उद्देश्य हरिजन से ही आपको समझ में आएगा. ओके, हरिजन माने की दलित कम्युनिटी, अनटचेबिलिटी को टारगेट करते हुए इस चीज को ओपन किया गया था. ओके, एंड इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द पूना पैक्ट व्हिच वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड BR अम्बेडकर. ओके, सो इन दोनों के बीच में जो पूना पैक्ट साइन हुआ था उसी को बाद में लेकर ये चीज को फॉर्मेशन हुआ. इट एक्टिविटीज क्या क्या की? तो इन्होंने स्कूल ओपन किए, हॉस्टल्स बनाए फॉर दलित्स. ओके, प्रमोटिंग इंटर डाइनिंग एंड टेम्पल एंट्री, कंस्ट्रक्टिंग वेल्स एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. की सपोर्टर्स कौन थे? सो जमनालाल बजाज, ओके, सी गोपालाचारी एंड घनश्याम दास बिरला. ओके, सो ये GD बिरला जो अभी हमने देखा. Publications, Gandhi used his newspaper Harijan to spread the message of equality. Okay, so यहाँ से जो पेपर निकलता था that was Harijan. Criticism, Ambedkar criticized it as a paternalistic approach focused on reform within Hindu fold, not annihilation of caste. Okay, so फिर भी BR अम्बेडकर इस चीज से खुश नहीं थे. ये ऐसा कि पैटर्निस्टिक अप्रोच ये लोग अपना रहे हैं. ओके, हिंदुइज्म को ही रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. Then legacy, it continues to function as an NGO today, promoting Dalit welfare and education. ये आज भी functional है and it is working as an Dalit welfare education NGO की तरह work कर रहा है. It is active with several centers across India, offering vocational training and social support for marginalized communities. Okay, so marginalized communities के लिए आज भी ये फाउंडेशन वर्क करता है. नेक्स्ट, The Kuka movement finally turned into the movement for dash. Okay, Kuka movement, ये जो movement है ये finally किस चीज के लिए होता है? ओके, सो अगर आपको एक बेसिक सी जानकारी भी है कुका मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे. कुका मूवमेंट बेसिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता है. ओके, और एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें से जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात कर रहा है, दैट इज ouster of the British from Punjab. ओके, बाकी सब तो देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू सिख यूनिटी, रिफॉर्मेशन ऑफ सिख रिलीजन एंड सेविंग द टेनेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. इसका ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है, बट कुका मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ओके, तो इसका सिंबल है ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर. Balaji Prabhakar Modak organized science exhibitions with the support of Dash in 1887 and 1897.
which were visited by thousands of people. Okay, so इसके इसमें से किस कौन से स्टेट की हेल्प लेके, स्टेट माने कि बेसिकली वहां के जो राजा हुआ करते थे वो लोग हेल्प करते थे. ओके, बाय द टाइम, बाय दिस पर्टिकुलर टाइम, ये सारे स्टेट्स ये मीन्स दे वर द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट अंडर ब्रिटिशर्स. ओके, ऐसा था. तो ये लोग बहुत ज्यादा चीजों को सपोर्ट किया करते थे. एग्जीबिशंस हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई. ओके, सो दे यूज्ड टू गिव ऑल दिस थिंग्स. तो बालाजी प्रभाकर मोदक ने कौन से, किसकी हेल्प से साइंस एग्जीबिशंस करवाए? ओके, सो दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कोल्हापुर स्टेट. ओके, सो दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कोल्हापुर स्टेट. The first director general of the Archaeological Survey of India was dash. Okay, बहुत ही basic question. Alexander Cunningham. Okay, Alexander Cunningham was the first director general of Archaeological Survey of India. This native colonial official wrote a book describing the village social structure in Maharashtra. Okay, so villages के जो social structure in Maharashtra है, ये किसने describe करते हुए लिखा है? Okay, so that is T.N. Atre. Okay, T.N. Atre ने एक ऐसा colonial official work लिखा है. Okay, the national anthem Jana Gana Mana was the first sung in December 1911. At which of the कांग्रेस सेशंस? ओके, इसमें से कौन से कांग्रेस सेशन में जनगण मन फर्स्ट टाइम 1911 में गाया गया था? ओके, सो दैट वाज कलकत्ता सेशन. ओके, दैट वाज कलकत्ता सेशन. याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पहले क्वेश्चन आता था कि कब गाया था. ओके, सो एवरीवन न्यू द आंसर के 1911. अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ गाया गया था, सो दैट विल बी योर कलकत्ता सेशन. Next is, which one of the following leaders initially led the धारासन सत्याग्रह along with कस्तूरबा गांधी? ओके, कस्तूरबा गांधी के साथ धारासना का जो सत्याग्रह है वो किसने लीड किया था? सो दैट वाज अब्बास तैयबजी. ओके, अब्बास तैयबजी वाज दैट पर्सन हु लेड द धारासना सत्याग्रह along with कस्तूरबा गांधी. In 1929, which party was formed by Akram Khan, Fazlul Haq, and Abdul Rahim to protect the interest of Bargadars who were rent farmers in Bengal? Okay, so Bengal में ये पार्टी किसने, you know, इन तीनों ने मिलके कौन सी पार्टी वहां पे बनाई है, आपको यहाँ पे बताना है. अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके, सो इट वाज जोतेदार पार्टी. ओके, जोतेदार पार्टी. Right, so option number B will be your correct option, that is Jotedar party. Which of the following was not a part of the non-cooperation movement? इसमें से कौन सी चीज non-cooperation movement का हिस्सा नहीं थी, असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थी? ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो बॉयकॉट ऑफ कोर्ट था, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स यस, बट बॉयकॉट ऑफ टैक्स पेमेंट नहीं, ये नहीं था. ओके, सो बेसिकली दिस विल बिकम योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बॉयकॉट ऑफ टैक्स पेमेंट. टैक्स का हमने कहीं पे भी कुछ जिक्र हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें हमने बॉयकॉट की थी. Revolution and Counter-Revolution in Ancient India was authored by Dash. Okay, ये बुक किसने लिखी है? Revolution and Counter-Revolution in Ancient India was authored by Dash. Okay, so again a factual question, that was Barrister Dr. B.R. Ambedkar. Okay, B.R. Ambedkar ने ये बुक लिखी है. Who among the following Indian freedom fighter made an attempt to estimate the per capita income of India? Very very simple question. Okay, per capita income of India. देखो, इनकम से रिलेटेड है, इनकम, एक्सपीडिशन, मनी. एक बहुत ही जबरदस्त काम अगर किसी ने किया है तो दैट इज दादा भाई नवरोजी. ओके, अब यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि ड्रेन थ्योरी किसने लिखा है. ओके, दैट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट हियर यू हैव, ये तो सिंपल था. ओके, आप कोड से भी इसमें एलिमिनेशन कर पाओगे. सो दादा भाई नवरोजी इज द करेक्ट ऑप्शन. Sacred Books of the East was a series of translation of Asian religious text edited by Dash. Okay, so Sacred Books of the East, ये जो religious text थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए. ओके, सो ये किसने काम ये किया है? ओके, अगेन वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, मैक्स मुलर. ओके, सो मैक्स मुलर ऐसे पर्सन है जिन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से पब्लिकेशन निकाला था. Who among the following was the first to donate his land under the भूदान movement? Okay, भूदान movement के तहत पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपनी जमीन दान में दी? Okay, so that was Ramchandra Reddy. Okay, Ramchandra Reddy was the first person who gave his land under भूदान movement.
Who among the following supported the Tibetan theory about the original homes of Aryan? Okay, original homes of Aryan, ये जो Tibetan theory है, ये किसने किसने इसको सपोर्ट किया? ओके, सो ही वाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। अब आते हैं कि किसने क्या बोला है रिगार्डिंग आर्यन इन्वेजन। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कुछ लोग बोलते हैं इट वाज इन्वेजन, कुछ लोग बोलते हैं इट वाज माइग्रेशन, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये लोग यहीं के थे। ओके, सो देयर इज अ होल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द आर्यन थ्योरी। ओके, सो ये देख लेते हैं एक बार। सो आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैक्स मुलर 19th सेंचुरी में ये बताते हैं, यूरोपियन स्कॉलर है। ओके, इनका कहना है कि आर्यन भारत में इन्वेड किए। ओके, बेसिकली आक्रमण किया, सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे एंड यहाँ पे इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया। बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ। ओके, ये क्या चीज को ये एविडेंस दे रहे हैं? तो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी की ये एविडेंस दे रहे हैं अमॉन्ग द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड ऋग्वेदा वर इमेजिनरी। ओके, सो ऋग्वेद में जो वॉर का मेंशन है उसमें का मेंशन ये लेके बोल रहे हैं कि ये जो वॉर हुआ था ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ हुआ। ओके, सो ये इनका वहां पे मानना है। देन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ओके, रोमिला थापर, माइकल बिग्जल एंड मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है ये लोग। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा वायलेंट इन्वेजन नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ था, ये लोग शायद कहीं से भारत में आए थे। ओके, ये किस चीज को लेके इन्होंने बताया? सो इट वाज कंपैरेटिव फिलोलॉजी, जेनेटिक डेटा को लिया एंड कंटिन्यूटी विथ हरप्पन एलिमेंट्स को इन्होंने दर्शाया। इंडिजीनियस आर्यन थ्योरी कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई कहीं से आए नहीं थे, कुछ इन्वेजन नहीं हुआ था, सो ये भारत के ही थे। सो देवर बीबी लाल, एस आर राव और सम अदर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। सो ये बोल रहे हैं कि नेटिव भारत के ही लोग हैं, वैदिक कल्चर इन्होंने ही डेवलप किया। ओके, और भारत से ही डेवलप हुआ। ओके, सो हरप्पन वैदिक कंटिन्यूटी को ये लोग दर्शाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऋग्वेदिक ज्योग्राफी। जस्ट सेकंड। और फिर कुछ लोग बोलते हैं आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। ओके, सो श्रीकांत तालागिरी, एनएस राजाराम, एक इट इज अ कंट्रोवर्शियल थ्योरी। ओके, है तो सारे ही कंट्रोवर्शियल बिकॉज नो वन knows कि what was the original thing that happened at that particular time. So India was the original home of the Indo-European who migrated outward to Europe and Central Asia. Selective readings of Vedic text. Okay, आर्कटिक होम थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक इसके प्रोपोनेंट है। ओके, सो आर्यंस ओरिजिनेटेड इन द आर्कटिक रीजन एंड देन माइग्रेटेड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस देते हैं वेदास में जो है एंड माइथोलॉजिकल साइकिल्स है। ओके, सो ये एस्ट्रोनॉमी पे काम करते हैं। याद है हमने जो ऋग्वेद की डेटिंग्स पढ़ी थी। ओके, कि ऋग्वेद का डेटिंग्स क्या है, उस डेटिंग्स को लेके भी बाल गंगाधर तिलक ने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा ही रेफरेंस में लिया है। Then Bactrian Margenia hypothesis, Ascoparpola, David Anthony, they argued that Aryans originated in the Bactrian Margenia archaeological complex in Central Asia, and archaeological and linguistic correlation ये देते हैं with early Vedic practices. Okay, so this was the whole Aryan migration theory. Next, coming to which of the following is a distinctive feature of the segmentary state model? Okay, so segmentary state model क्या कौन सा इसमें से distinctive feature है? Okay, so it challenged the unitary model of the state formation. Okay, unitary model of state formation को ये लोग challenge करते हैं. Next, coming to the style of nostalgic painting by European artists in India, like William Hodge in the 18th century, is known as Dash. Okay, so nostalgic style of painting जो होती है यूरोपियन आर्टिस्ट लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या उसको बोलते हैं? ओके, सो इट इज नोन एज पिक्चर्स्क्यू टाइप ऑफ पेंटिंग। ओके, सो पिक्चर्स्क्यू उसको बोला जाता है। The term gunpowder empires was first used by Dash. Okay, so ये term किसने use किया है? Gunpowder empires. Okay, so this term was used by Marshall Hodgkin. Okay, Marshall Hodgins ने इसको use किया है। Which of the following can be found in the Surat factory records? Okay, Surat factory records में इसमें से हमें क्या-क्या देखने के लिए मिल सकता है? Okay, so Surat factory records में हमें इसमें से जो देखने के लिए मिलेगा that is inward and outward books. Okay, inward and outward books यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। In 1640, the English were given a grant of land which became their first port in India. Which place was given to them? Okay, so इसमें से कौन सी जगह उनको मिली? So that was मद्रास और चेन्नई। Okay, so उस समय का मद्रास, आज का
चेन्नई। Which when was the Nakhoda mentioned in European sources? Okay, यूरोपियन सोर्सेस में टर्म है नखोड़ा, ये उन्होंने किस चीज के लिए बोला है? ओके तो ये इन्होंने बोला है जो शिप के जो पायलट होते हैं उसके लिए। सो द पायलट ऑफ द शिप इज नोन एज नखोड़ा बाय द यूरोपियन सोर्सेस। ओके, next, who among the following historians has said that the crisis of the Jagirdari system was the main cause of decline of the Mughal empire? Okay, so Mughal empire का जो main cause of decline है that is Jagirdari system. ये किसने बताया है? Okay, so it has been quoted by Satish Chandra. Okay, so Satish Chandra ने ये quote किया है. So this correct option is option number C. So with this we have come to an end. हमने 2023 के सारे पूरा पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूँ. ओके सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. ओके पूरे 100 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं. एग्जाम के पहले एक बार रन थ्रू रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा आपको. बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमने कवर किए हैं. ओके एक एक चीज आप टेबल को जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो या ये जो हैंडल्स आपके सामने हैं इनको फॉलो कर दो. वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. ओके सो विद दिस टेक केयर. नाउ वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन. इंटरेस्टिंग सेशन होगा वो भी. ओके और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए. थैंक यू. जय हिंद.